हेलो एवरीवन। तो आज करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। दोनों करेंगे आज एक ही वीडियो में एक साथ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई, बहुत ज़्यादा PYQ मैं दिखाऊंगी लास्ट में, सोल्व करवाती हूँ मैं हर वीडियो के लास्ट में, वैसे ही सोल्व करेंगे। तो दिखाऊंगे कि किस तरह से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, आगे कैसे आ सकते हैं, पूरा सब कुछ करेंगे। वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। तो ज़रूर देखें कंप्लीट और समझें, साथ साथ समझते हुए चीज़ों को चलेंगे ताकि लास्ट में जो PYQ हैं खुद भी सोल्व कर सको, तुम्हें लगे कि बिल्कुल आसान पूछ रखें भी इस चैप्टर पे, यही रहेगा एम। तो देखिए कैसे। फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड पता ही होगा सबको, बताने की जरूरत नहीं। सॉलिड्स लिक्विड्स क्या होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, सॉलिड्स। इनके अंदर कुछ टर्म यूज होती हैं भी। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स देखो क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स इज द वन विच वहन अप्लाइड चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। डिफॉर्मिंग फोर्स होता है भी जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे। भी कोई सॉलिड अपने पास, हम उसको खींच लें, दबा दें, उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे, किसकी हेल्प से? फोर्स के हेल्प से। तो डिफॉर्म कर दिया तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स है। ठीक है। इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। भी कह रहा है इलास्टिसिटी होती है जो अपनी पोजीशन में वापस आ जाए। रबड़ को तुम खींच रहे हो, ऐसे खींच के और छोड़ दो, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, इस तरह से जो अपनी पोजीशन को वापस से ले ले तो उसकी वो इलास्टिसिटी अच्छी है, मतलब इलास्टिक बॉडी है। जिसे लेंथ खींचो, चाहे वॉल्यूम, शेप चेंज करो, जब तुम किसी चीज़ को पिचका दो ऐसे फोर्स से, फिर से वापस वो अपनी पोजीशन को ले ले, तो मतलब इलास्टिसिटी, उसकी प्रॉपर्टी इलास्टिक है। When the deforming force are remove, जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव कर दें तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। प्लास्टिसिटी क्या होती है? जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए आफ्टर रिमूविंग दी डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। फिर एक टर्म आती है भी स्ट्रेस। स्ट्रेस इज लाइक ए प्रेशर। जैसे बोलते हैं ना, स्ट्रेस हो गया माइंड पे, अभी जो पास आ रहा है स्टेट, तो बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं। स्ट्रेस मीन्स प्रेशर। ठीक है, तो स्ट्रेस का यूनिट और डायमेंशंस फॉर्मूला इस सेम होता है प्रेशर की, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखो, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट रहेगा, और m1 L-1 T-2। तो स्ट्रेस ध्यान रखना, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस मीन्स प्रेशर। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन और स्ट्रेस में देखो क्या फर्क है। स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कितना कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ पर यूनिट ओरिजिनल। जैसे कि मैं बोलूँ इतनी सी लेंथ थी और मैंने खींच के इतना बना दिया इसको, तो चेंज कितना हुआ? ये बड़ा, इतना डिफरेंट हुआ, तो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल ये थी, तो दोनों ऊपर भी जो चेंज हुआ वो लेंथ है, और ये भी लेंथ थी, तो लेंथ बाय लेंथ कट के इसका कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, मतलब डेल एल डिवाइडेड बाई, ऐसा तो है नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ती है कोई चीज़। ठीक है भाई, उसमें कुछ बढ़ा देना, घटा देना, कंप्रेस करके, तो इसमें कितनी बढ़ा दी लेंथ। कुछ इसके टाइप हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब ऊपर नीचे सेम ही आएगा, जिसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। नाम से पता चला लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, जैसे लिख रखा है मैंने। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जैसे वॉल्यूम के अंदर चेंज होना, कोई चीज़ थी, बॉल थी, रबड़ की बॉल, तुमने उसे दबा के और उसका वॉल्यूम कर दिया कम, तो ऊपर आ गया चेंज इन वॉल्यूम। भाई कितना वॉल्यूम चेंज किया, कम किया, डिवाइडेड बाय पहले कितना था। ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे पास इधर बुक है, मैंने एक साइड बुक को ऐसे कर दिया तो वो टेढ़ी हो गई कुछ एंगल पे, जैसे कि क्यूब था तो यहाँ था, और इसको इधर से करके बुक का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, बुक को ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, तो थीटा एंगल से चेंज होना। तो थीटा क्या है यहाँ पे? शेयरिंग स्ट्रेन, जिसकी वैल्यू होती है डेल एल। ये वाली डेल एल हमने इधर खिसका दी पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो 3 इसके टाइप बता दिए किसके? स्ट्रेन के। नेक्स्ट है हुकला। हुकला क्या था? देखो इसने बताया था भाई एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। जितना किसी चीज़ पे जैसे लोड लटकाते हो, वेट लटका दिया, तो उतना ही चीज़ वो लटक के यहाँ आगे मान लो तो एक्सटेंड होगी भी। तो इसके जितना ज़्यादा हैवी लोड होगा उतनी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बताया गया। कैसे? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। भी जितना किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो,
स्ट्रेन क्या होता है, चेंज उसमें उतना ही उसमें ज़्यादा चेंज आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इसके साथ चलती है। कोई चीज़ पे लोड कम लटका हुआ है तो सीधी सी बात उसकी चेंज कम होगा उसके अंदर, और हैवी लोड है इधर, हैवी वेट लटका रखा है तो चेंज ज़्यादा होगा। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज़ किया गया था एक ई की वैल्यू क्या निकली, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो ई को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कई बार यूनिट डायमेंशंस फॉर्मूले भी आते हैं। तो ऊपर स्ट्रेस है और नीचे स्ट्रेन है, स्ट्रेन का तो कुछ होता नहीं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस का दोनों का सेम मिलेंगे, यूनिट भी और डायमेंशंस फॉर्मूले भी। कुछ इसके टाइप्स हैं जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं भी, टाइप भी इसके टाइप्स पे क्वेश्चन बने हुए हैं। टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, टाइप है तो सीधी सी बात फॉर्मूला है वही चलेंगे, ऊपर तो स्ट्रेस है और नीचे स्ट्रेन है। ठीक है, तो पहला है इसका यंग मॉडुलस, जिसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस, जैसे लेंथ यहाँ थी और नॉर्मल इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगे, यहाँ से इतनी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल लगाया ना इसके, स्ट्रेस मतलब प्रेशर लगाया हमने, डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कितनी लेंथ बढ़ी। तो वाई का फॉर्मूला क्या बन गया, स्ट्रेस कल रखोगे एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब डेल एल बाई एल। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था वी एच स्टेट के अंदर। ठीक है, यंग मॉडुलस वाले पे फॉर्मूला पता चल गया ना, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई नीचे स्ट्रेन, ऊपर स्ट्रेस नीचे स्ट्रेन, बस इतना याद रख लेना। यंग मॉडुलस इज इन्वॉल्व इन सॉलिड ओनली। अब लेंथ तो सिर्फ सॉलिड के केस में लेंथ बढ़ रही है, तो लेंथ तो सॉलिड की बढ़ सकती है, लिक्विड गैस की तो ऐसे लेंथ इंक्रीज कर नहीं सकते, तो ये सिर्फ सॉलिड में ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, परफेक्टली रिजिड बॉडी है, परफेक्टली का मतलब है इतनी लेंथ थी और ये ना ही बढ़े, इसके अंदर डेल एल आए ना, डेल एल जीरो इक्वल आ जाए, मतलब लेंथ ना बढ़े। परफेक्टली रिजिड का मतलब वो रिजिड है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो डेल एल की वैल्यू जीरो और नीचे जीरो होती है, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यंग मॉडुलस उस केस में क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया, मतलब ऊपर स्ट्रेस, तो कौन सा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो वॉल्यूम में चेंज करे, नेगेटिव साइन इंडिकेट करे, बॉल इतनी थी, तुमने बाहर से फोर्स लगा के इतनी सी बढ़ा दी उसको पिचका के, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करे भाई वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो एफ बाई ए डिवाइडेड बाई माइनस डी वी बाई वी, किसका, बल्क मॉडुलस का, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉडुलस होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को ही हम कंप्रेस कर सकते हैं, तीनों इन्वॉल्व होते हैं, तीनों में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पर सबसे ज़्यादा किसको, देखो दूर दूर पार्टिकल गैस के होते हैं, तो इसको सबसे ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं और सॉलिड को सबसे कम कर सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस की सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये शायद मैंने उल्टे लिख दी, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। अच्छा ये नीचे है, पर है नीचे है तो उसकी वैल्यू यहाँ जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी वैल्यू बल्क मॉडुलस की कम आएगी, तो सही है भाई। सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड का, फिर गैसेज का। परफेक्टली रिजिड है, दबेगी नहीं, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, तो इसकी नीचे जीरो और जीरो 1/0 इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू भी बल्क मॉडुलस की इन्फिनिटी हो जाती है, किसके केस में, रिजिड के केस में भाई। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी से रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। तो जी का फॉर्मूला क्या हो गया, ऊपर तो टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल जो टेंजेंट के थ्रू हम फोर्स लगाते हैं, और नीचे होता है शियरिंग, शियरिंग का मतलब इधर थी ना क्यूब की साइड और इधर पिचका दी तो थीटा एंगल बनाए, तो एफ बाई एरिया डिवाइडेड बाई थीटा। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वॉल्व विद ओनली सॉलिड। अब सॉलिड चीज़ है, जैसे बुक सॉलिड है, अब गैस में गैस है या लिक्विड है, उसको कैसे ऐसे लेयर को तुम ऐसे खिसकाओगे, नहीं होगा ना, तो सिर्फ सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। जी यंग मॉडुलस से लेस होता है, और यंग मॉडुलस का 3 टाइम्स कर दें तो जी के इक्वल आता है, जी की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, आइडियल लिक्विड के केस में जी की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट है, इनसे हटके है, इसका टाइप नहीं है, पॉइजन रेशियो, क्योंकि दोनों का स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो पॉइजन रेशियो इज रिप्रेजेंट बाय डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल कौन सा, जैसे डेल डी आर बाई आर, मतलब रेडियस में कितना चेंज हुआ, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ में कितना चेंज हुआ। तो ऊपर भी स्ट्रेन है, नीचे भी स्ट्रेन है, कट के पॉइजन रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशंस फॉर्मूला नहीं होता। ये रिलेशंस हैं भाई, डायरेक्ट दे रखे हैं, वैसे तो प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, और एस्टेट में पूछे गए। ठीक है, इस तरह याद रख लेना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो। तो वाई यंग मॉडुलस इज इक्वल टू इसका 3 टाइम 3b इंटू में 1 माइनस सिग्मा, तीनों के बीच में रिलेशन होगा। दूसरा यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 2b इंटू में 1 प्लस
2g इंटू में 1 प्लस सिग्मा, इसके बीच में रिलेशन। तीसरा सिग्मा इज इक्वल टू 2b 3b माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2g प्लस 6b। कोई ट्रिक से याद करो या कैसे करो देख लेना, मैंने तो मेरे हिसाब से याद कर रखे हैं, ये तो डायरेक्ट याद ही रखने भी। सिग्मा इज इक्वल टू 3b, देखो 3 यहाँ बी भी यहाँ पे b के साथ 3 है तो इधर भी 3b माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2g प्लस 6b। अच्छा, अब इन तीनों का लेना है तो 9/y इज इक्वल टू 1/v प्लस में 3/g। तो सॉलिड वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो बल्क मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स करेंगे। ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बड़ा है ये, वो तो देखो ख़त्म भी हो गया। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो फ्लो करें। फ्लो मतलब जैसे कि लिक्विड है, गैसेज हैं, तो दोनों ही फ्लूइड्स होते हैं भी, ठीक है। फ्लूइड इज द नेम गिव टू सब्सटेंस विच बिगिन टू फ्लो, ठीक है, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड ऑन इट। जैसे कि लिक्विड हो गई, गैस हो गई। एक नाम होता है हाइड्रोस्टेटिक और एक डायनामिक। स्टेटिक मतलब होता है रेस्ट, डायनामिक मतलब मोशन। तो यहाँ फ्लूइड होते हैं वो रेस्ट में स्टडी करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक बोलते हैं, और यहाँ पे फ्लूइड को मोशन में लिया जाता है, फिर स्टडी करेंगे तो हाइड्रोडायनामिक बोलते हैं, ठीक है। वेरिएशन, जब डेप्थ में जाते हैं तो वेरिएशन होता है किसके अंदर, प्रेशर के अंदर। प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जब डेप्थ में जाते हैं। कोई ऊपर ऊपर तैर रहा है पानी में, ठीक है, और गहराई में जाता जाता है ना, तो प्रेशर ज़्यादा होता है। जो जो डेप्थ की तरफ जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जब तैरने वाले को भी महसूस होता है, कानों पैर ऐसे मतलब एक पानी का प्रेशर सा लगता है, जबकि ऊपर फील नहीं होता, क्योंकि जो जो डेप्थ में जाएंगे हाइट के अकॉर्डिंग तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसको बोलते हैं गेज प्रेशर। तो जिसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू P एटमोसफियर, यहाँ कितना था प्लस में H रो G। H है इसकी हाइट, कितनी हाइट पे जा रहे हैं, रो इसकी डेंसिटी है, G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिसको बोलते हैं गेज प्रेशर, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जो जो डेप्थ में जाते हैं ना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और तैरने वाला आराम से उसको महसूस भी कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट है अभी पास्कल लॉ। क्या दिया था इसने, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड एंड गैस। इसने बताया था पास्कल लॉ में जो गैसेज होते हैं ना वो और लिक्विड में प्रेशर ट्रांसमिट करता है। एक जगह जितना प्रेशर दोगे सभी उसके हर पॉइंट पे वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है। जैसे एक बैलून है, फुला लो तो एक जगह दबाओगे ना तो हर जगह से दबता है, प्रेशर इक्वली हर जगह लगता है। एक होल निकाल लो, कहीं भी एक जगह प्रेशर दे रहे उतना प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट होकर उतना ही फास्ट पानी निकलता है। तो बस पास्कल लॉ ने बताया था जो प्रेशर होता है ना वो ट्रांसमिट होता है लिक्विड और गैसेज में हर जगह इक्वली। कैसे क्या बताया था इसने, देखो इट स्टेट दैट प्रेशर ट्रांसमिट इक्वली टू ऑल पॉइंट ऑफ द लिक्विड। हर पॉइंट पे प्रेशर सेम ट्रांसमिट होता है किसी एक चीज़ के अंदर बात करें। ऑल्सो वॉल ऑफ द कंटेनर की वॉल पे भी उतना ही लगता है। इफेक्ट द ग्रेविटी इज नेगलेक्ट, बट यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट नेगलेक्ट लेना पड़ेगा भाई। तो काफ़ी यूज़ है भाई, पास्कल लॉ की काफ़ी एप्लीकेशंस आते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखा रखा है जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है जिस तरह एक बहुत ज़्यादा वेट उठाने के लिए आसानी से वेट को उठा सकते हैं। जैसे कि ये कोई है, यहाँ पे हमें बहुत हैवी सा लोड उठाना है बहुत कम फोर्स से, तो इसके अंदर लिक्विड भर देते हैं और यहाँ पे वो रख दिया। यहाँ जितना प्रेशर लगेगा ना उतना ही प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से कम फोर्स पे भी एक हैवी लोड उठा सकते हैं। जैसे यहाँ प्रेशर मान लो कितना है, यहाँ पे प्रेशर स्मॉल f/a, और यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इतना यहाँ है उतना यहाँ है, तो f/स्मॉल a है ये, और इनटू में कैपिटल है। इसकी वैल्यू बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, तो इस कैपिटल F की बहुत हाई वैल्यू आएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा इसके ऊपर, और एक हैवी लोड को बड़े आसान तरीके से उठा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्यों? क्योंकि ये कहता है भाई प्रेशर जितना यहाँ है उतना यहाँ है, क्योंकि अंदर लिक्विड डाल रखा है। तो प्रेशर हर पॉइंट पे सेम मतलब ट्रांसमिट होता है, सेम होता है जो अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल। द स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन यहाँ विल बी अपीयर एज ए वेरी लार्ज फोर्स ऑन द लार्ज पिस्टन। ये कह रहे थोड़ा सा फोर्स यहाँ अप्लाई करके यहाँ एक बहुत लार्ज फोर्स क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पास्कल लॉ, जिससे क्या एक हैवी लोड को बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखो हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह में ब्रेक लगाते हैं ना, तो अंदर फ्लूइड डालते हैं, थोड़ा सा उस पर प्रेशर लगाया वो ट्रांसमिट होता है, और आगे जाके एक बड़ी सी गाड़ी है वहाँ पे ब्रेक लगते हैं, तो मतलब को क्रिएट करते हैं हाई फोर्स, ताकि थोड़ा सा तुमने पैर से ब्रेक लगाया, थोड़ा सा फोर्स दिया, और वहाँ पे जो ब्रेक है ना टायर को रोकना है, गाड़ी तो बड़ी है मतलब कि हैवी लोड को ही रोकना है, तो वहाँ पे एक हाई फोर्स लगता है अभी। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी किस पे वर्क करते हैं, पास्कल लॉ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई बायोंसी फोर्स का, ये पक्का अच्छे से समझ लेना।
दिस अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इमर्ज इन द फ्लूइड इज कॉल्ड अपवर्ड थ्रस्ट या बायोंसी फोर्स। ये कह रहा है अभी अपवर्ड फोर्स होता है फ्लूइड्स के अंदर। फ्लूइड्स कोई लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी अंदर। जैसे कि मैं बात करूँ, ये मैंने एक टैंक ले लिया जिसके अंदर भी पानी भरा है। अब कोई चीज़ इसके अंदर जाके पानी में गिरेगी, तो मान लो मैंने बॉल गिरा दी, तो बॉल ने पानी की जगह ली। अब जितनी पानी की जगह इस बॉल ने ली ना, उतना जितना पानी डिस्प्लेस किया है उसके सेंटर में एक अपवर्ड, भाई पानी के अंदर आई तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये चाहेगा मैं इसको वापस भेज दूं, तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है। जितना पानी उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया उतना फोर्स अपवर्ड लगता है, जिसको बोलते हैं बायंसी फोर्स। इसीलिए पानी में कोई गिर जाता ना, तो ड्यू टू बायंसी फोर्स पानी तुरंत उसको ऊपर धपका देता है। एक बार एक तुरंत वो मतलब पानी में गिरती तुरंत इंसान ऊपर आता है, क्यों? ड्यू टू बायंसी फोर्स। ठीक है, तो अपवर्ड लगता है। भाई इसका वेट नीचे लग रहा है, भाई ये नीचे गिरेगा तो इसका स्टोन है, बॉल है, कुछ भी, इसका वेट तो डाउनवर्ड लगा। और जितना इसने पानी को डिस्प्लेस किया उतना फोर्स उतना फोर्स ऊपर लगता है, जिसको बोलते हैं बायंसी फोर्स। एक चीज़ समझने की, यहाँ अगर कंडीशन आएंगी यहाँ कि पानी में पूरी तरह डूबी हुई है ऑब्जेक्ट, ऊपर तैर रही है, या पूरी तरह डूब गई या फ्लोट मतलब बीच में आराम से इक्विलिब्रियम में है, तो जो बायंसी फोर्स होता है ना, वो जितना पानी डिस्प्लेस किया उतना लगता है। जबकि ऊपर की तरफ वेट की बात करें, चाहे बॉडी आधी डूबी हो पूरी हो, वेट पूरा हमेशा नीचे लगता है। भाई बॉडी तो मान लो आधी पानी में आधी ऊपर है, तो भी ऐसे नहीं कि हम आधी का वेट लेंगे ना, वेट वाटर के ऊपर या कोई भी फ्लूइड्स के ऊपर पूरा होता है, ध्यान रखना ये। और बायंसी फोर्स मान लो वो आधी डूबी हुई है, तो वेट तो पूरी का लेंगे, पूरी का डाउनवर्ड लग रहा है, और इसने डिस्प्लेस किया पानी की जगह को आधा ही लिया, आधी बॉल नहीं लिया, तो बायंसी फोर्स लगेगा आधी की वजह से, जितना पानी को डिस्प्लेस किया है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें जो आगे यूज होगा बार बार, देखो ध्यान से याद रख लेना इसको। कुछ लॉ हैं भाई फ्लोटेशन की, बॉडी किस तरह से तैरती है, कौन सी डूब जाती है, उसके लॉ है। वैन ए बॉडी डेंसिटी है जिसकी रो, वॉल्यूम वी है, कंप्लीटली लिक्विड में इमर्ज होगी, तो डेंसिटी जिसकी लिक्विड की सिग्मा है, तो टू फोर्स एक्ट करते हैं उसके ऊपर। क्या? एक तो वेट क्या होता है? mg, वेट का फॉर्मूला होता है भी mg, और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ पुट करो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में g। वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट कहाँ लगता है? डाउनवर्ड। दो फोर्स से काम करते हैं, जब पानी में कोई चीज़ जाएगी तो वेट लगेगा डाउनवर्ड mg, और मास को डेंसिटी की फॉर्म में लेंगे। बायंसी फोर्स ऊपर लगता है, तो बायंसी फोर्स भी वहीं लगते हैं, mg लेते हैं, m मास इन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है, तो वॉल्यूम v है जो उसका जगह घेरी उसने, और पानी की डेंसिटी सिग्मा लेते हैं, और आगे जी हो गया। इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले, दोनों को इक्वल रख दो भाई। ठीक है, ये वर्टिकली कहाँ होता है? अपवर्ड होता है। अब कौन सी तिरेगी कौन सी डूबेगी वो देखो। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है, उसका वेट ज़्यादा है पानी वाले से, तो सीधी सी बात वो सिंक डूब जाएगी। अगर कम है तो फ्लोट करेगी ऊपर। अगर वो बराबर है, दोनों का वेट इक्वल है, बॉडी इज एट रेस्ट एनीवेयर विद इन द लिक्विड, इस पे बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं। ऐसे बोलेगा कि पानी के अंदर कहीं ऑब्जेक्ट बिल्कुल इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पे क्या कंडीशन लगाओगे भी? इसका वेट है वो, और इसके अपवर्ड बायंसी फोर्स लग रहा है, दोनों क्या है वहाँ पे बराबर है, और बराबर रखते आंसर आ जाएगा। अगला कुछ भी पूछे उसकी, तो ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट इसका। अगला देखो नोट, व्हेन एन आइस ब्लॉक इज फ्लोट इन द वाटर इन ए वेसल, देन द लेवल ऑफ द वाटर इन द लेवल विल नॉट चेंज। ये तो वही बात होगी, पानी में अगर कोई डाल रखी जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, तो ये पूरी तरह पिघल जाएगा, तो भी इसका लेवल क्या रहेगा? बराबर रहेगा, क्योंकि इसने अपनी जगह तो पहले ही घेर ली, इधर ली, तो वैसे ही डाल दिया मैंने, कुछ सिंपल बेसिक। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट टेंड टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। वो कोशिश करेगा भी उसका सरफेस एरिया हो मिनिमम हो। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे पानी की बूंद होती हैं वो गोल होती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उसका मिनिमम सरफेस एरिया हो, और स्फेरिकल का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो जस्ट सरफेस टेंशन होता है भी, हर कोई चाहे उसका मिनिमम सरफेस एरिया, वो अपने आप को एक अंदर की तरफ कंप्रेस करके मतलब मिनिमम सरफेस एरिया करने की कोशिश करेगा, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, मतलब कितना फोर्स लगा रहा है पर यूनिट लेंथ या सरफेस एरिया, तो सरफेस टेंशन होता है कितना फोर्स लगा है पर यूनिट लेंथ, कि अपने आप को मिनिमम एरिया में वो लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट सरफेस टेंशन इज द टेंजेंशियल फोर्स पर
पर यूनिट लेंथ, जैसे कि एस इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का कई बार डायमेंशंस फॉर्मूला वगैरह पूछ लेते हैं, ध्यान रख लेना। और वो मैंने बता दिया, अपने आप को एक मिनिमम सरफेस एरिया में लाने की कोशिश करना, ठीक है। फोर्स लगाना भी, मैं अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखूँ, हर कोई चाहता है भी मिनिमम सरफेस एरिया हो, क्योंकि और होता किसका, स्फेरिकल का, तो हर कोई स्फीयर की फॉर्म में कोशिश करता है अपने आप को लेने की। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज सरफेस टेंशन, जिसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशंस फॉर्मूला m1 l0 t-2। एग्जांपल जैसे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, नियरली स्फेरिकल होते हैं, शॉप बबल होते हैं, अब वो भी गोल इसलिए होते हैं क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करते हैं। स्मॉल इंसेक्ट कैन वॉल्व ऑन द वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। अगला देखो, सरफेस टेंशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करती सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। इट बिकम जीरो एट क्रिटिकल, क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो बिल्कुल ही जीरो होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। टेम्परेचर जो बढ़ाओगी सरफेस टेंशन कम होता जाता है। सरफेस टेंशन हिंदी में मैंने लिख दिया एक अच्छे समझाने के लिए, खुद कोई नोट्स पढ़े तो उसको भी समझ आ जाए। सतह को सिकुड़ने की प्रवृत्ति, बेहर कोई चाहता है कि उसकी सतह मतलब कितनी सिकुड़ सकता है, कितने अपने आप को छोटा कर सकता है, सरफेस उसका छोटा कर सकता है, वो होता है सरफेस टेंशन बस, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ, इसके ऊपर स्टेट में क्वेश्चन आया भाई, सरफेस एनर्जी, एनर्जी मींस वर्क डन, तो ये होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ध्यान रख लेना। वहाँ मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पुट करूंगी, लिख रखा है मैंने, स्टेट में आया है एनर्जी पूछे सरफेस एनर्जी, तो सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया, कितना एरिया चेंज हुआ, पहले छोटा था फिर उसमें कितना एरिया में चेंज आ गया, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, इधर जाएगा, तो E बाई डेल ए। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस। ये तो इसी का एक मैथमेटिकल डेफिनेशन से लिख रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ये कह रहा है कर्व्ड होते हैं ना कुछ सरफेस, ऐसे हो तो उनमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, जिसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। कैसे, सरफेस टेंशन के कारण कर्व्ड सरफेस दोनों तरफ से प्रेशर बराबर नहीं होता भाई, अंदर का प्रेशर बाहर की तुलना में ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। जैसे एक्सेस प्रेशर का मतलब इनसाइड प्रेशर ज़्यादा है और आउटसाइड कम है, दोनों का डिफरेंस एक्सेस प्रेशर होता है। इधर मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं बहुत सारे, जैसे ये वाला, अगर लेवल बराबर है मतलब सरफेस प्लेन है तो इस तरह से सरफेस टेंशन पे फोर्स लगते हैं और आपस में कैंसिल होकर जीरो होता है रिजल्ट। बट अगर सरफेस कर्व्ड है ऐसे कन्वेक्स की फॉर्म में, कन्वेक्स क्या होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ, या कनकेव की फॉर्म में अंदर की तरफ पिचका हुआ, ठीक है। तो कैसे लगता है प्रेशर, देखो टेंजेंशियली लगता है सरफेस टेंशन, ऐसे लगेगा ऐसे लगेगा। इसको टू कंपोनेंट में रिजोल्व करो, इसके दाएं बाएं, इसको टू कंपोनेंट में रिजोल्व करो दाएं बाएं, ये आपस में कैंसिल हो गए, नेट कहाँ लगा, नीचे की तरफ। ऐसे तो इसका सरफेस एरिया ऐसे था, सरफेस ऐसे था, सरफेस एरिया नहीं मतलब सरफेस देखने में ऐसे था। अब नीचे की तरफ कोई डाउनवर्ड इसको कम खींच रहा है, तो सीधी सी बात है कोई खींचेगा तो फिर तो ये ऐसे ही हो जाएगा। पानी की बूंद है भाई, ऐसे होती हैं, कोई खींच रहा है तो ऐसे थोड़ी ना हो जाती हैं, वो अपने आप को मेंटेन रखती है भाई। तो इसको कोई नीचे की तरफ खींच रहा है तो कोई ऊपर की तरफ उतना ही खिंचाव लाए ताकि ये दोनों बराबर रहे, ये अपने आप की शेप को मेंटेन रख सके। तो देखो डाउनवर्ड आया इधर से तो फोर्स, तो इधर एक एक्सेस प्रेशर लग गया ऊपर की तरफ भी, ये वापस अपनी शेप को चेंज ना करे, शेप के अंदर कोई चेंज ना हो, तो जितना डाउनवर्ड है उतना ही एक प्रेशर क्रिएट हो गया अपवर्ड, इसको बैलेंस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। तो कॉन्वेक्स की शेप में एक्सेस प्रेशर अंदर ज़्यादा होता है, बाहर प्रेशर कम होता है, ठीक है। जैसे लिख रखा P इनसाइड इज ग्रेटर देन P आउटसाइड। बट इन केस ऑफ कॉनकेव की शेप में देखो, ये कॉनकेव अंदर की पिचका हुआ, ये पानी है इधर, तो इसके ऊपर टेंजेंशियली ऐसे लगाओगे, टेंजेंशियली प्रेशर लगा, इसको टू कंपोनेंट में रिजोल्व ऐसे किया, इसको टू कंपोनेंट में ऐसे किया, ये कैंसिल हो गए, नेट इधर लग गया। तो टेंजेंट ऐसे था कनकेव, तो इसके ऊपर ऐसे लग रहा है भाई, ताकि ये ऐसे होके ऐसे आ जाए अपने आप को, मतलब एक प्रेशराइज कोई ऐसे कर रहा है इस शेप को, और इसको सीधी सी बात है इस लेयर को कोई खींचेगा तो ऐसी बन जाएगी, बट इसको बनना नहीं है, अपनी शेप को क्या रखना है, मेंटेन। तो ऊपर से कोई उतना ही इस पर प्रेशर लगाए ताकि ये दोनों कैंसिल होकर ये शेप को मेंटेन रख सके, तो इसका प्रेशर होता है बाहर की तरफ, वाटर अंदर है, बाहर का एक्सेस प्रेशर किसके केस में, कनकेव के केस में P इनसाइड कम होता है P आउटसाइड से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए भी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब देखो ड्रॉप की बात करें, कोई ड्रॉपलेट है, वाटर की ड्रॉपलेट लगा लो, ड्यू टू सरफेस टेंशन ये अंदर की तरफ सिकुड़ती है भाई, ऐसे था सरफेस टेंशन की वजह से अंदर की तरफ सिकुड़ती है, अंदर एक्सेस प्रेशर लगेगा ताकि इसको बैलेंस कर दे, अंदर से बाहर की तरफ कोई प्रेशर लगे ऐसे तो सिकुड़ के फिर खत्म ही हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो ड्रॉप अपना
शेप को वही मेंटेन रखती है। तो इसके अंदर क्या हो गया, एक एक्सेस प्रेशर हो गया भाई। किसके अंदर, ड्रॉप, वाटर ड्रॉप है, बबल्स ड्रॉप है, अंदर एक प्रेशर होता है ताकि इसकी शेप को मेंटेन रख सके, वो सरफेस टेंशन के बराबर आ सके, ताकि सरफेस टेंशन का इफेक्ट इसकी शेप पे ना पड़े। सरफेस टेंशन सुकेड़ेगी, इसको सुकेड़ेगी तो अंदर से कोई इसको बाहर वैसे ही रखने की कोशिश करेगा, वो होता है एक्सेस प्रेशर। ठीक है, एक्सेस प्रेशर होता कितना फिर लिक्विड ड्रॉप के अंदर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना भाई, P इक्वल टू होता है 2S, एस क्या सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस। ड्रॉप को सरफेस टेंशन दबाते हैं इसलिए अंदर का प्रेशर उसको वैसे मेंटेन रखता है, तो ऐसे। तो इसका प्रेशर का फॉर्मूला हो गया भाई 2S/R, किसके केस में, लिक्विड ड्रॉप के केस में। शॉक बबल के केस में अलग होता है, कैसे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, उसके अंदर एक सरफेस होता है, देखो वाटर होता है ना, पानी की बुलबुला होता है, जैसे अंदर पानी होता है, बाहर एयर होती है, दो ही सरफेस कांटेक्ट हो गए तो 2S/। अच्छा, सोप बबल होता है, अंदर एयर है, बुलबुला बाहर है, अंदर भी एयर है, एक इंटरफेस एयर के साथ अंदर का हो गया, बाहर भी एयर है, तो यहाँ दो सरफेस काम करते हैं, तो सरफेस टेंशन डबल हो जाती है उसकी, 2S या 2T लगा लो, सरफेस टेंशन है दोनों, किसी में नोटेशन T लेता, कोई S लेता है, अपने हिसाब से ले लेना, तो डबल हो जाती है, तो उसका 2T/R था, या 4T/R आ जाएगा, किसके केस में, शॉक बबल के केस में। ठीक है, दो सरफेस होते हैं यहाँ पे, जैसे इधर मैंने एक्सप्लेनेशन कर भी रखी इसकी एग्जांपल। वाटर का ड्रॉपलेट था, वाटर ड्रॉपलेट, अंदर पानी बाहर एयर, बस इसमें जो बबल्स थी, शॉक बबल, अंदर एयर है, फिर वो पानी वाली लेयर है, फिर एयर है। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, जैसे कि लिक्विड भरा हुआ गोला हो, लिक्विड है, लिक्विड भरा हुआ गोला कोई एक सरफेस, और ये खोखला होता है अंदर से, तो दो सरफेस हो गए ना, इस तरह से इसका सरफेस टेंशन पे जो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, वो डबल हो जाता है शॉक बबल के केस में। अगला देखो भाई, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, भी किस तरह से पानी में ट्यूब को दबाएं तो उसका पानी का लेवल किस तरह राइज होता है, किस पे डिपेंड करता है। जब किसी पतली कैपिलरी ट्यूब को पानी जैसे लिक्विड में डुबोया जाता है, तो लिक्विड ट्यूब के अंदर बाहर की सतह पे ऊपर चढ़ जाता है, कितनी हाइट पे चढ़ेगा उसका फॉर्मूला है, बहुत बार इसमें ये भी स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन में दिखाऊंगी, लास्ट में PYQ कराऊंगी, तब देखना किस तरह से क्वेश्चन पूछें। तो आज का फॉर्मूला होता है 2S cos θ/R ρg। ठीक है, इसको एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं। ये सरफेस टेंशन है, थीटा इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, R रेडियस है। ठीक है, रो डेंसिटी वाटर की, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर व्हेन वन रोड ऑफ कैपिलरी ट्यूब of radius r is immersed into the liquid of density rho which wet the side of the capillary tube, देखो किस किस पे डिपेंड करता है, H एक तो S पे, सरफेस टेंशन ज़्यादा तो हाइट ज़्यादा जाएगी, H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R रेडियस पे, और Q एंगल ऑफ थीटा के भी डायरेक्टली होगी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन लिक्विड की मैं पहले बता चुकी है, तो डिक्रीज हो जाती है विद राइजिंग टेम्परेचर, लिक्विड हो चाहे गैस हो। ठीक है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो जाती है। विस्कोसिटी, देखो किसी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जो उसकी अलग अलग लेयर के बीच में, जैसे कि सॉलिड में लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो उसके रिलेटिव मोशन को रोकता है, वैसे विस्कोसिटी होती है भी, पानी की लेयर्स होती हैं, तो एक लेयर दूसरी को रोकती चलती है, तो ये प्रॉपर्टी है उसकी लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन का विरोध करती है, अपोज करती है, विस्कोसिटी कहलाती है। हनी में जैसे विस्कोसिटी अधिक होती है क्योंकि हनी को हिला के छोड़ोगे जल्दी रुकेगा, हर लेयर ने दूसरी को फटाफट रोक लिया। वाटर है, उसको ऐसे हिला के छोड़ोगे वो धीरे धीरे रुकता है भी, तो विस्कोसिटी होती है लाइक जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन फोर्स होता है, लिक्विड में विस्कोसिटी होती है। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, देखो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला था ये, F इक्वल टू लगता है निट्टा A dV/dr, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये बड़े है, ये एरिया है, dV/dr इसको बोलते हैं, dV है ये वेलोसिटी, V है वेलोसिटी, इधर ऐसे ले लो जी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो नीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, इधर बनाओ F/A dV/dr। तो इससे कई बार विस्कोसिटी का डायमेंशंस फॉर्मूला वगैरह और यूनिट पूछ लेते हैं, तो इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल भी सकते हो, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। हाँ, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है क्योंकि वो पतला हो जाता है, लेयर पतली होंगी, ज़्यादा घूमेंगी, जल्दी नहीं रुकेंगी, और गैस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, इसमें विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, इसमें विस्कोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि वो जल्दी जल्दी टकराएंगे ना, गैसेज में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोशन ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख भी रखा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेंगे तो ज़्यादा टकराएंगे, तो विस्कोसिटी क्या हुई, ज़्यादा, और इसमें कम होती है लिक्विड में। ठीक है, विस्कोसिटी फिगर एक्चुअल में समराइज के तौर पे लिखें तो विस्कोसिटी होती है अपोज द रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन का अपोज करे, विरोध करे। स्टोक लॉ,
इंपॉर्टेंट है भाई, जब कोई छोटी गोलाकार वस्तु स्फीयर जैसे किसी विस्कस मीडियम में चलती है, जैसे पानी में चल रही है, तो लिक्विड उसकी स्पीड का विरोध करता है। भी बॉल चल रही है पानी में तो उसकी स्पीड को रोकेगा कौन? पानी। इसी विरोध फोर्स को विस्कस ड्रग फोर्स कहते हैं। और कितना फोर्स से रोकेगा? 6 पाई निट्टा आर वी। आर इज रेडियस। अगर रेडियस ज़्यादा है, मतलब एक तो ये बॉल चल रही पानी में, एक ये चल रही, तो इसको ज़्यादा रोकेगा, इसकी रेडियस कम है। और वैसे भी तुम सोच सकते हो बड़ी बात, तो वेलोसिटी पे जितनी फास्ट चल रही है उतना ही उसको रोकने की कोशिश करेगा ज़्यादा। कौन? वाटर। ठीक है, बस थोड़े ही बचे हैं तो। अगर बड़ी लग रही है वीडियो तो एक पीवाई को अलग वीडियो में कर लेंगे, वरना इसमें ही कर लेंगे, देख लेंगे बार कितने तक रहती है। ठीक है, हाँ लाइक जरूर करा करो भी, कमेंट किया करो नेक्स्ट टॉपिक क्या रखें, अलग से पीवाई करें, किस टॉपिक पे ज़्यादा न्यूमेरिकल कराऊँ, तुम्हें कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग रहा था कि उसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट, मेरे पास बुक है ना, उसमें से अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूँ, किस यूनिट की अलग से वीडियो बनाऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इस तरह के अपने सुझाव दिया करो, जो भी तुम्हें लग रहा है भी ऐसा होना चाहिए। उसी जो बच्चे बोलते हैं ना, जिस हिसाब से डिमांड रखते हैं उसी हिसाब से चलती हूँ भी मैं। तो थोड़ा से खुद भी जागरूक हो जाओ, मुझे भी लगे हाँ वाकई में तैयारी कर रहे हैं भी। ठीक है, उतना ही मेहनत का मज़ा होता है भी जितने बच्चे जितनी शिद्दत से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और वो मुझे पता होना चाहिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी देखो क्या होती है। इट इज़ द मैक्सिमम constant velocity acquired by the body while falling freely in the viscous medium। तो टर्मिनल वेलोसिटी होती भी जब विस्कस मीडियम में डालें कोई गिरे तो मैक्सिमम कांस्टेंट उसकी वेलोसिटी हो जाए कांस्टेंट भी। उसको विस्कस मीडियम में जाए कोई बॉडी तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर ले, अचीव कर ले, वो उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कैसे? जिसमें मैंने लिखा भी है इधर, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड या गैस में गिरता है तो शुरू में स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ समय बाद कांस्टेंट अचीव कर लेता है, भी कांस्टेंट अक्वायर कर लेता है अपनी स्पीड को। इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे कि वो पानी में जाएगी तो उसके वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, बायनेंसी फोर्स अपवर्ड लगता है, विस्कस फोर्स पीछे पढ़ा ही था, पानी में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वाटर में चल रहा है, फ्लूइड्स में चल रहा है तो 6 पाई निट्टा आर वी उसके ऊपर अपवर्ड लगेगा। तो इसकी वजह से नेट जो आया दोनों की वजह से, तो वी लगेगा, ये याद रख लेना चाहिए, 2r² रो माइनस सिग्मा जी बाई 9 निट्टा। ठीक है, बस। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है। देखो इधर से पानी गया जिसका एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, इधर से निकला एरिया कम है, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इसने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने बताया था A1 V1 इक्वल टू होता है A2 V2। तो जिसका एरिया ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम होती है। और सोच सकते हो तुम नलकी में पानी आ रहा है, तुमने आगे से ऐसे उसको ऐसे वो कर दिया, दबा दिया, तो पानी की स्पीड ज़्यादा जाती है, क्योंकि एरिया कम होने से स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं Q को, जिसकी वैल्यू होती है dV वॉल्यूम बाई dt। ठीक है, हाँ ये भी यूज़ होगा भाई, आगे यूज़ होगा, इसको थोड़ा सा यहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ भाई। देखो ए एरिया और वॉल्यूम नहीं, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी। एरिया को मैं ऐसे लिखूँ वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 3 डायमेंशंस हो गए ना, नीचे एक्स लिख लूँ, वॉल्यूम को एक डायमेंशन से डिवाइड कर दूँगी तो एरिया ही बचेगा इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी बाई डिस्टेंस क्या होती है? ये तो हो गया वॉल्यूम, और वेलोसिटी बाई डिस्टेंस, ये हमें टाइम की फॉर्म में लेनी थी, v/x ले लो चाहिए। हाँ v/x मतलब टाइम, क्योंकि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर उसका बात करें डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का ये टाइम की फॉर्म में लेंगे, t बन जाएगा, तो भी v/t लिख सकते हैं इसको। ये तो 12th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हो, 12th के 11th में। ठीक है, आया क्या समझ में? चलो मैं एक बार पेज पे थोड़ा सा बता देता हूँ इसको, आगे भी यूज होगा। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने ए वी बाई कॉन्स्टेंट बताया, ए वेलोसिटी यहाँ पे, एरिया में होते हैं 2D, एरिया तो 2D होता है। अगर मैं वॉल्यूम बनाऊँ इसका 3D तो एक एक्स से उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3D को 1D से करेंगे तभी तो 2D बचेगा। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो वेलोसिटी बाई डिस्टेंस किसके इक्वल लिख सकती हूँ? 1/t के, यहाँ से तो वेलोसिटी बाई डिस्टेंस v/t। तो ये लिख रखा मैंने, v/t को AV भी लिख सकते हैं, आगे यूज होगा। ये तो बस एक वेरिएबल का अरेंजमेंट बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ही कर रखा था ऐसे भाई अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चंस किस टाइप का है, क्या हमें उसमें वेरिएबल सेट करें उस टाइप से बस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बस ये बात आई थी, A1 V1 इज इक्वल टू होता है A2 V2, V वेलोसिटी, यहाँ पे एरिया है। ठीक है, AV कॉन्स्टेंट होता है, R डिक्रीज होगा मतलब एरिया डिक्रीज, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, यहाँ से एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी अगली बर्नौली थ्योरम।
जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। बर्नौली थ्योरम, फॉर एन आइडियल फ्लूइड फॉलोइंग इन ए स्ट्रीमलाइन मैनर में सम है प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बस ये बताई थी इसने। तो फर्स्ट है प्रेशर एनर्जी, जिसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो हाफ डेंसिटी वी स्क्वायर, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको लिखेंगे रो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज रो जी एच, किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट। बस ये फॉर्मूला याद रखना, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट। बर्नौली थ्योरम। हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, लो वेलोसिटी हाई प्रेशर, इन दो चीज़ों पे इसके एप्लीकेशन काम करते हैं। भाई जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होता है, जहाँ हाई वेलोसिटी हाँ लो प्रेशर, और लो वेलोसिटी मतलब हाई प्रेशर। यहाँ से पीछे वाले फॉर्मूले से वो आया है, ये तो रेसिप्रोकल होते हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशन है भाई किसकी, बर्नौली थ्योरम की, इसके बेसिस पे, ठीक है। जैसे स्प्रे वगैरह करते हैं, ठीक है, और परफ्यूम वगैरह मारते हैं, तो किस तरह से वो काम करते हैं देखो, उसमें नोजल तेज़ हवा निकलने के कारण वहाँ प्रेशर कम हो जाता है भाई, ठीक है। एटमॉस्फेरिक लिक्विड को, भाई बाहर का प्रेशर ज़्यादा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ प्रेशर कम हो वहाँ लिक्विड को भेजेगा भाई हाई प्रेशर टू लो, ठीक है, मूव करेगा, और लिक्विड स्प्रे के रूप में बाहर निकलता है भाई, उसको दबाओगे वहाँ की हवा बाहर आएगी, प्रेशर कम हो गया, हाई प्रेशर टू लो, लिक्विड मूव करेगा और वहाँ से फिर बाहर निकलेगा। जैसे परफ्यूम स्प्रे है, पेंट स्प्रे है, तो ये सब बर्नौली थ्योरम पे काम करते हैं। दूसरा, ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म, तूफान के टाइम जो रूफ होते हैं ना, इनकी रूफ है मतलब छत है, उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है देखो, भी तूफान है, बाहर की एयर ज़्यादा है अंदर के कंपेरिजन में, तो बाहर वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, अंदर हाई, तो हाई प्रेशर टू लो मूव करेगी, तो इसकी छत है ना हाई प्रेशर टू लो तक मतलब जाके उड़ जाएगी। ड्यूरिंग ए स्टॉर्म एयर मूव रैपिडली ओवर द रूफ, रेड्यूस द प्रेशर अबो इट, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा, वहाँ प्रेशर क्या होता है, कम होता है। हायर प्रेशर इनसाइड हाउस पुश द रूफ अपवर्ड, हाई प्रेशर टू लो की तरफ पुश करेगा, विच में कोज, इसका कारण क्या हुआ कि वो वहाँ से चला गया। तूफान के समय छत के ऊपर हवा बहुत तेज़ होती है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रेशर कम होगा, घर के अंदर हवा शिथिल है भाई, कांस्टेंट ही है, तो प्रेशर उसका ज़्यादा होगा। हाई प्रेशर टू लो की वजह से छत क्या होगी, उड़ गई वहाँ से, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक, लास्ट पेज बताया, मतलब देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया भाई, कराउड मोशन ऑफ स्पिनिंग बॉल, जो स्पिनिंग घूमती हुई बॉल है ना, उसकी वजह से मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं इसको। व्हेन स्पिनिंग बॉल इज थ्रो, जब उसको थ्रो करें, इट डेविएट फ्रॉम इट्स यूजुअल पाथ फ्लाइट, दिस ड्यू टू मैग्नेस इफेक्ट की वजह से अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, वो चली जाती है। कैसे चली जाती है देखो, कोई बॉल सीधी जा रही है, बाहर की हवा और अंदर की हवा सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो प्रेशर सेम है, सीधी जाएगी। बट एक घूमती हुई बॉल है, जैसे ये घूम रही है, घूमती हुई बॉल आगे भी बढ़ रही है और घूम रही है, अब घूमेगी, देखो हवा आ रही है ऐसे, तो बॉल ऐसे घूम रही है, आगे जा रही है, हवा पीछे जा रही है, मतलब दोनों का अपोजिट मोशन हो गया भाई, तो वेलोसिटी कम हुई कहीं ना कहीं। यहाँ देखो बॉल नीचे से ऐसे, बॉल घूमती हुई नीचे से ऐसे जा रही है और वह हवा भी उधर ही जा रही है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो एयर बॉल का मोशन सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज, और वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम होता है, तो यहाँ कम प्रेशर है, यहाँ ज़्यादा प्रेशर है, तो चीज़ काम हो करती हाई प्रेशर टू लो, तो ये पाथ से अपने सीधी ना जाके डेविएट हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, कहाँ, हाई प्रेशर टू लो। इस तरह से स्पिनिंग बॉल के केस में मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं। मेरे क्वेश्चन स्टेट के अंदर ये आया हुआ है, मैं दिखाऊंगी पीजीटी में। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, द प्रेशर ऑन द अपर साइड ऑफ बॉल बिकम मोर देन द प्रेशर ऑन लोअर साइड ऑफ बॉल। क्यों प्रेशर कम नीचे, क्योंकि नीचे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। रिजल्टेंट क्या निकला, डाउनवर्ड, तो दिस डायनामिक फोर्स ड्यू टू स्पिनिंग द बॉल इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट, इसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट स्पिनिंग बॉल पे जो, ठीक है। मोशन ऑफ टू पैरेलल बोट है, जैसे बोट जा रही है, तो बोट जाती कैसे, एक डंडा सा होता है, उससे पानी को पीछे धकेला जाता है, तो यहाँ
पानी यहाँ है, यहाँ ये वाला भी इसको यहाँ से धकेला है, इस वाला भी यहाँ से पानी पीछे धकेला है, तो यहाँ दोनों ने रिजल्टेंट पीछे की तरफ पानी यहाँ फेंका इसने, इस बोट वाले ने पानी को पीछे दिया, इस बोट वाले ने यहाँ के पानी को पीछे दिया, तो डबल होगी, तो यहाँ वेलोसिटी होगी ज़्यादा, तो यहाँ प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज़्यादा, तो ये बोट ने क्या किया, हाई प्रेशर टू लो मूव करेंगे, ये आपस में एकदम इनके चांस होते हैं बीच से ऐसे टकराने के, ठीक है। आउटर प्रेशर मोर सो पुश द बोट इनवर्ड, ठीक है, इसका मतलब वो अंदर की तरफ पुश हो जाएंगे भी। हाँ, टोरिशियल थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिस तरह से एक टैंक भरा है पानी उसके अंदर, यहाँ होल कर दिया, तो ये किस वेलोसिटी से गिरेगा और टैंक से कितनी हाइट पे जाके गिरेगा, दोनों पे क्वेश्चन डाला हुआ भी। तो किस वेलोसिटी से गिरेगा, इस थ्योरम ने बताया था कि जो फ्री फॉल बॉडी गिरती है अर्थ के ऊपर, उसी वेलोसिटी से पानी गिरता है। तो फ्री फॉल कैसे होती है, वहाँ ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, और नीचे उछलती चलती आई तो उसके पास mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों होगी बराबर, ये कट गया तो इसका वेलोसिटी क्या आ गई 2gh, तो v इज इक्वल टू आ गया √2gh, ये होता है फ्री फॉल बॉडी का। तो इसने बताया था भाई पानी भी जो गिरता है ना, फ्री फॉल बॉडी जिस वेलोसिटी से गिरता है उतनी वेलोसिटी से पानी गिरता है, ठीक है। क्या बताया देखो, ए लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम ए स्मॉल, ये बड़ा स्मॉल ओरिफिन बोलते हैं, अंडर ग्रेविटी हैज़ द, ग्रेविटी की वजह से तो नीचे आ रहा है, सेम स्पीड ड्यू टू किसकी स्पीड, बॉडी वुड अक्वायर इट्स फ्रीली फॉल, जब बॉडी फ्रीली फॉल गिरती है जितनी वेलोसिटी उसके पास तब होती है, उसी वेलोसिटी से वाटर गिरेगा। अच्छा, कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, तो ये वेलोसिटी का तो यहाँ लिख देती हूँ मैं √2gh, इस वेलोसिटी से वाटर पानी नीचे गिरेगा, और कितनी दूर जाके गिरेगा, एस होती है रेंज, तो वो गिरती है 2h डैश, h होता है ऊपर वाली हाइट, h डैश होता है जहाँ ये होल है ना इसके लेवल से नीचे वाली हाइट, दोनों ही हाइट लेने, ऊपर की नीचे की, होल से ऊपर की और होल से नीचे। अगला देखो, वेलोसिटी, फ्री फॉल वेलोसिटी फ्रॉम हाई टच, अच्छे में लिखी थी, इतनी होती है, तो इसके अंदर भी इतनी होती है, पानी इतनी वेलोसिटी से गिरेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज 2√h, ये स्टेट में है वो भी, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हेल्दी अडल्ट का होता है 120 से 80 mmHg, तो कितनी मिनट की होगी भी, 41 की, कर लेते हैं PYQ या अलग रखें, चलो कर ही लेंगे भी, इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो PYQ करेंगे भी इसके 2023 का पेपर ही, देखो थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर दूँ, हाँ अब सही, देखो क्या पूछा इसने, मैग्नेस इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मैग्नेस इफेक्ट जो हमने किया स्पिनिंग बॉल के लिए, तो किससे रिलेटेड है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये तो बहुत हैवी वेट को उठाने के लिए होता है, प्लेइंग विद ए स्पिनिंग बॉल, हाँ जो घूमती हुई बॉल है उससे रिलेटेड है भाई, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। डी वाटर मूव स्लो, हाँ डी वाटर स्लो क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ जाते हैं, ये भी टॉपिक हम कर चुके हैं, तो गेज प्रेशर इंक्लूड होता है, मतलब डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता था, प्रेशर इंक्रीज होने से वेलोसिटी क्या होती है डिक्रीज, तो ये उससे रिलेटेड है, और ये उससे रेजर ब्लेड है, पानी पे क्यों उतरती है, क्योंकि ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 142 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, एक और है 132 का, ये वाला, ये जो उसमें थे यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस जो डायरेक्ट रिलेशन थे उससे रिलेटेड है भाई, थोड़ा सा इन्होंने रीअरेंज अलग कर रखा है, एक के अलग भी मान रखे हैं, तो देखो क्या था अपने पास, यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो, तो फर्स्ट हमें याद है y इज इक्वल टू क्या था, इसके साथ 3 लगेगा, 3b इंटू 1 - 2 लगेगा सिग्मा के साथ, तो y की वैल्यू इसने निकाल रखी है 1 - 2 सिग्मा, देखो किसके साथ लग रहा है, इसके साथ लग रहा है, तो इसने k की वैल्यू निकाली y के ऊपर जाके, तो हम b की निकालेंगे, b इज इक्वल टू क्या है, y डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 1 - 2 सिग्मा, एक मैच कर लो ताकि हमें पता लग जाए यही नोटेशन इन्होंने यूज़ किए हैं क्या, ठीक है। y तो दिख ही रहा है सेम ही है, और सिग्मा भी दिख रहा है मिस है उसमें, तो देखो इसका है k इज इक्वल टू y/3 - 1 2 सिग्मा, अपना ये है, तो ये तो सारा मैच हो गया, b है इसने k है, तो इसने b वाले की जगह k यूज़ किया ताकि बाकी में दिक्कत ना हो, ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरा क्या बच गया, g, इसने निट्टा यूज़ किया g की जगह, बस अब अपने रख दो, एक तो ये मैच हो गया, इसने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये तो करेक्ट है, मैच हो गया। दूसरे में y की वैल्यू और निकालो, y की और निट्टा की g की निकालनी है सिग्मा की, तो देखो दूसरा अपने पास क्या था, यंग मॉडुलस का एक तो ये था, एक y इज इक्वल टू क्या था 2g इंटू में 1 प्लस सिग्मा, तो ये देख लो ले रखा है क्या, ये ले रखा, तो इसमें g की जगह निट्टा यूज़ करना, तो निट्टा की वैल्यू क्या आ गई, इसकी जगह मैंने निट्टा रख दिया, ये इधर ले जाओ, y डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 1 प्लस सिग्मा, तो ये और ये देखो मैच हो गया ना मैच, तो ये करेक्ट है,
और ये करेक्ट है, 2 रह गए, ये और मैच कर लो। ये 9 वाला लग रहा है तो वो करें क्या, क्या था 9/y इज इक्वल टू 1/b, b मतलब के ही ले लो, हमें पता तो चली गया अब ये है। और यहाँ क्या था 3/g था क्या, तो देखो इसमें kg तो यह g + 3k इज इक्वल टू 9/y, 9/y तो कहाँ गया ये बड़ा, तो y की वैल्यू निकालनी थी, y की निकाल लो यहाँ से, y को इधर ले जाओ, बाकी को इधर ले जाओ, 9 तो है ही, ये डिवाइड में तो kg और ये इसके नीचे आ जाएगा g + 3k, तो ये देखो मैच हो गया, 9 निट्टा के 3k प्लस में निट्टा 3k। अच्छा मैंने g ले लिया, निट्टा लो ना, ये देखो पहले हमने चेंज कर लिया ना, g की जगह निट्टा है तो निट्टा यूज़ करो, ठीक है, और b मत रखो, तो ये अब मैच हो गया। देखो तो एक इनकरेक्ट है भाई, ये मैच नहीं होगा, और चारों फॉर्मूले हैं तो खुद भी एक बार मैच कर सकते हैं, ये मैच नहीं होगा किसी के साथ, ये इनकरेक्ट है, 3 तो हमने निकाल लिए। तो इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए थे इसके। 2023 का ये हमने कर लिया, अब 22 वाला उठाएंगे 111 का, 111 नंबर का क्वेश्चन है इसमें। ए वेसल कंटेन ऑयल ओवर मरकरी, मरकरी के ऊपर है भाई, मरकरी नीचे, ऊपर ऑयल डाल दिया, डेंसिटी दे रखी ऑयल मरकरी दोनों की ही, और ए होमोजीनियस स्फीयर फ्लोट कर रहा है इन द वेसल विद हाफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज इन मरकरी। ऐसे भाई मान लो ये ऑयल ऊपर ये मरकरी, बीच में क्या है बोल है क्या, कहाँ गया होमोजीनियस स्फीयर, हाँ आधा तो मरकरी में डूबा हुआ और आधा ऑयल में मर्ज, ऐसे बोला इसने, मरकरी हाफ इन ऑयल, आधा ऊपर आधा नीचे, और उसमें होमोजेनियस स्फीयर फ्लोट कर रहा है, देखो रुका हुआ बीच में। डेंसिटी ऑफ द मेटेरियल, इसकी डेंसिटी बतानी भी, स्फीयर की डेंसिटी, तो सोच के देखो क्या केस बना, क्या बना कि ये यहाँ बना देती हूँ मैं ऐसे, ऊपर तो ऑयल है और नीचे मरकरी है, ऐसे ही बीच में फ्लोट है, फ्लोट है तो मैंने बताया था ना इक्वल होते हैं, जो एक में तो जब ज़्यादा वेट होता है तो डूब जाता है, कम होता है बॉडी का तो ऊपर तैरता है, और जब दोनों के बराबर होता है ना डेंसिटी जो वेट या फोर्स, तब वो बीच में रुका हुआ होता है इक्विलिब्रियम में। तो इसका तो वेट लग रहा है डाउनवर्ड mg, और इसके अंदर आधा डूबा है तो ये भी अपना बायनेंसी फोर्स ऊपर लगाता है, इसके अंदर भी आधा है वहीं रुका हुआ, ये भी बायनेंसी फोर्स ऊपर लगाता है, 2 बायनेंसी फोर्स ऊपर लगते हैं और mg इसका लगेगा नीचे लगेगा, बस लगा दो। mg मतलब मास डेंसिटी के फॉर्म में लिखोगे तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम इसका इनटू में g, मास का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में जी इज इक्वल टू बायनेंसी लगाओ, इसका डिस्प्लेस कर लिया वो वॉल्यूम लेना, मैंने बताया था ना पानी के अंदर डूबा हुआ है तो जितनी जगह डिस्प्लेस की उतना ही लगता है बायनेंसी फोर्स, वेट हमेशा पूरा लगता है, बायनेंसी फोर्स उतना ही लगता है जितना पानी को डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी किसकी, ऑयल की ले लो या मरकरी की, प्लस क्या आगे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो आधा ही है डूबा हुआ है, आधा लो इंटू में जी, प्लस में बायनेंसी फोर्स 2 ऊपर हैं दोनों को जोड़ दो, किसका डेंसिटी ऑयल की, वॉल्यूम इसका आधा ही है, किसका वॉल्यूम ये स्फीयर है इसका, इनटू में जी, बस इसको सोल्व करना है। देखो जी कॉमन है तो कट जाएगा और वी भी कटेगा, बस कॉमन ले लो, कैसे डेंसिटी ऑफ रो इज इक्वल टू आ जाएगा, वी कॉमन लोगे तो यहाँ बन जाएगी डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ ऑयल, और नीचे देखो 2 है तो 2 एलसीएम लोगे तो ये बचेगा, बस आ गया आंसर। हमें डेंसिटी ऑफ स्फीयर ही तो निकालनी थी, ये दोनों चीज़ दे रखी हैं, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी देखो कितना दे रखा है, ये रहा 13.6 0.8, तो रख दो इसकी वैल्यू 13.6 प्लस में 0.8 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को जोड़ोगे तो 7.2 आएगी डेंसिटी ग्राम पर सीसी में, बस। तो क्या वो रखा, फ्लोट की कंडीशन होती थी दोनों का जो वेट है वो फोर्स है वो बराबर हो, बायनेंसी के लिए जितना डिस्प्लेस किया वो वॉल्यूम यूज़ करते हैं, और बॉडी का पूरा लगता है वेट डाउनवर्ड, 2 बायनेंसी फोर्स ऊपर लग रहे हैं, वेट नीचे, दोनों को ऊपर नीचे वाला फोर्सों को कर दिया बैलेंस, तो 7.2 इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। ये 1 का कर दिया हमने। दूसरा इसके ऊपर 91 का क्वेश्चन है भाई, इसी पेपर का 91 का, ये रहा, वर्क डन इन इंक्रीज द साइज ऑफ ए शॉप फिल्म, इंक्रीज वर्क डन इन, हाँ वर्क डन निकालना है, इन इंक्रीज हुआ साइज ऑफ शॉप फिल्म फ्रॉम, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो गया, पहले इतना था साइज अब इतना हो गया, इज अच्छा वर्क डन दे रखा है ये, द सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म, देखो वर्क डन एनर्जी का, सरफेस एनर्जी का मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, क्या होता है सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया होता है भाई, चेंज इन एरिया, बट शॉप का केस है तो क्या लग जाता है
2 का फैक्टर आ जाता है भाई, 2 का फैक्टर आ जाता है। क्या था फॉर्मूला, सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया, बट शॉप के केस में डबल सरफेस होता है 2, हमें निकालना है टी की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा W डिवाइडेड बाई क्या निकालना हमें, सरफेस टेंशन ना, एरिया चेंज, हाँ सरफेस टेंशन है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में चेंज इन एरिया। बस फॉर्मूला रीअरेंज करना। वर्क डन बताओ कितना दे रखा है, वर्क दे रखा भी 3 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में चेंज इन एरिया क्या होता है, फाइनल एरिया उसमें से इनिशियल वाला माइनस कर दो तो चेंज इन एरिया आ जाएगा। तो फाइनल कितना देखो 10 इंटू में 11 माइनस में 10 इंटू में 6, तो कितना बचे 50 ना, 10 कॉमन आ गया 50, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो भाई 3 इंटू में 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 50, काटने के बाद काटोगे इसको तो ये आएगा भाई 3 इंटू 10⁻⁻2, 3 इंटू 10⁻⁻2। कैलकुलेशन तो खुद कर लेना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला सब कुछ मैंने बता ही दिया और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताया मैंने किस तरह से फॉर्मूला यूज करना। नेक्स्ट पेपर है ये 2018 का, क्या इस पे है 118 नंबर का क्वेश्चन, हाँ 118 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। देखो क्या है, वाटर इज इन स्टीम लाइन फ्लो होता है, सेम ऐसे चले लय में, कम ज़्यादा ना हो, इन द हॉरिजॉन्टल पाइप, पाइप हॉरिजॉन्टल है भी ऐसे वर्टिकल नहीं है, एट वन प्लेस इन द पाइप वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर दे रखा है इधर वाला, एंड फ्लो वेलोसिटी दे रखी भी 1 मीटर पर सेकंड से एंटर कर रहा है पानी इसमें, प्रेशर दे रखा है यहाँ इस सरफेस का प्रेशर भी गिवन है, एट अनदर प्लेस इन द पाइप वेयर सरफेस एरिया इधर का भी दे रखा है और यहाँ का प्रेशर पूछ रखा है। देखो कैसे क्या लगाओगे, कंटिन्यूटी से वेलोसिटी निकाल लो, ये लगा लो 118 का क्वेश्चन है। क्या देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, A1 V1 इज इक्वल टू होता है A2 V2। फर्स्ट वाले के तो दोनों ही चीज़ दे रखे हैं, एरिया भी और वेलोसिटी भी, तो मैं देख लेता हूँ साथ साथ इसमें पेपर में कितना दे रखा है, एरिया 10 और वेलोसिटी दे रखी 1। अगले का एरिया कितना दे रखा है 5 है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी निकालनी है तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 2 10, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब इसने पूछा क्या है प्रेशर, प्रेशर कहाँ मिलता है बर्नौली थ्योरम में। बर्नौली थ्योरम ने क्या बताया था, प्रेशर प्लस में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। अब क्योंकि वो ओरिजोनटल है, किसी हाइट पे नहीं रखा पाइप पे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ होगी खत्म, बचे 2, तो ये बस इक्वेट कर दो। फर्स्ट वाले की P1 प्लस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डेंसिटी के फॉर्म में होता है ये वाला, इज इक्वल टू प्रेशर P2 प्लस में काइनेटिक डेंसिटी इनटू में V2। डेंसिटी तो रो ही लेंगे, दोनों एक ही जगह की बात हो रही, पानी भी उधर सीधे से निकल रहा है उधर से निकल रहा है तो वही पानी, डेंसिटी सेम है। वॉल्यूम वेलोसिटी इसकी ये रखो, इसकी V2 रखो, इसकी वैल्यू दे रखी है 2000 प्लस में हाफ, इसकी डेंसिटी क्या है 1000, इसकी वेलोसिटी अगले ने 1 दी है, इज इक्वल टू में इसकी हमें निकालनी है प्लस में हाफ, और इसकी मत रखो चाहिए वाले तो यह रखनी पड़ेगी, हाँ क्योंकि प्लस में रहेगी ना कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी उसे, तो इसकी हमने 2 निकाली, 2 का स्क्वायर, बस सोल्व करके इस P2 की वैल्यू निकालनी, कर लो सोल्व, ये 2000 बच गया, इधर से काटोगे तो 500 आ गया ना, इज इक्वल टू P2, और ये वाले इससे काटो और 2 का स्क्वायर है ना, एक 2 से एक 2 कट गया, 2 दूनी 2000 हो गया, तो इससे कटी गए तो P2 की वैल्यू आ गई 500 पास्कल, प्रेशर निकालना पास्कल, तो 500 पास्कल ये वाला इसका आंसर है 118 का। इसी पेपर में 140 पे है, 140 पे फ्लोट वाले पे तो बहुत क्वेश्चन आए भी, फिर आगे देख लो। एक लकड़ी का टुकड़ा है भाई वुड, जिसकी डेंसिटी दे रखी है और उसका वेट दे रखा है 120 kg, फ्लोट इन द वाटर, हाउ मच वेट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट इट मेक जस्ट सिंक। ये कह रहा है भाई 120 किलोग्राम उसका वेट था, वो ऊपर तैर रहा है, तो उस लकड़ी के टुकड़े पे कितना को वजन रखें कि पानी के अंदर वो मतलब डूब जाए, अंदर चला जाए, ठीक है। अंदर चला जाए तो सीधी सी बात है, कैसे क्या कंसेप्ट लोगे, देखो भाई ये वाटर है, अभी वो ऊपर है, तो इसका खुद का वेट दे रखा है 120, इसके ऊपर कितना को वजन रखे कि नीचे चले जाए, ठीक है। तो कितना वजन रखेंगे, देखो ये नीचे जाएगा तो जितना पानी का वो लेगा, नीचे जाने के लिए पानी को डिस्प्लेस करेगा, और पानी का जो मास है ना उसके इक्वल इसका मास हो जाए तो ये नीचे चला जाएगा,
क्योंकि फ्लोट की क्या कंडीशन होती है भी, दोनों का मास बराबर हो, ठीक है। अब इसका सीधी सी बात है, कम है तो ऊपर तैर रहा है, ज़्यादा होता तो डूब जाता, दोनों का बराबर हो जाएगा तो फ्लोट करेगा किसी जगह। तो इसका मास निकाल लो बस पानी का। कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले में देखो क्या क्या दे रखा है लकड़ी के लिए, डेंसिटी दे रखी है 600 और इसका मास दे रखा है 120 kg। वॉल्यूम निकालो, इसका खुद का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी पर यूनिट मास, तो डेंसिटी 120 है, ये है इसका आ गया 120 है, और ये क्या दे रखा है 600 है क्या, मैं 60 है 600 तो ये आ गया भाई 0.2 वॉल्यूम आ गया किसका, लकड़ी का। अब हमें निकालना भाई जितना मास डिस्प्लेस करेगा इसका उतना होना चाहिए भाई, वाटर का अंदर का मास निकाल लो, इसका मास और इसके मास में कितना डिफरेंस है भाई, इसका मास मान लो कुछ आएगा 150 आ गया, इसका कितना 120, तो 30 की और जरूरत पड़ेगी ताकि अब इसकी पोर्शन पे चला जाए। तो सीधी सी बात है, पानी के अंदर जो लकड़ी का टुकड़ा इतने वॉल्यूम का है वो उसका मास कितना है, यहाँ पे चेक करेंगे कितना मास लेगा वो। तो मास निकालना हमें वाटर का, मास का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी पानी की क्या होती है 1000, वॉल्यूम लकड़ी का टुकड़ा आ रहा है उधर, तो वॉल्यूम किसका लेंगे, इसका ही 0.2। तो ये कितना बन गया, डेसिमल रिमूव करोगे 1 से कट जाएगा 200 ना, 200 kg। देखो यहाँ आने के लिए वेट होना चाहिए 200 kg, एक्चुअल में वेट कितना है 120 ही, तो कितने की और जरूरत पड़ेगी, कितने का वेट उसके ऊपर रखें ताकि ये फिसक के नीचे आ जाए उधर 80 kg का। बस ये बस अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। समझ लो दोबारा से, ये ऊपर तैर रहा है, पानी के अंदर जाएगा, पानी को डिस्प्लेस करेगा, उसकी अपनी जगह लेगा वहाँ उतनी जितना इसका वॉल्यूम है, तो इसका मास और इसका मास बराबर होना चाहिए इसके अंदर फ्लोट करने के लिए। अब कम है इसलिए वो ऊपर है, तो हमें चेक करना भी यहाँ आने के लिए उसका मास कितना होना चाहिए ताकि हम उतना ही वेट उसके ऊपर रख दें। तो सिंपल हमने उसका मास निकाला था। इसी पेपर में 127 का क्वेश्चन हो रहा है, 127 देखो ये रहा, ए मेटेलिक नीडल जिसका रेडियस आर है फ्लोट इन द लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन ऐसा उसके ऊपर फ्लोट करिए है, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ नीडल सो दैट इट मे नॉट सिंक, वे अंदर ना जाए, मैक्सिमम डेंसिटी कितनी हो कि उसके अंदर ना जाए। तो देखो तैर रही है मतलब, तो उसका तैर रही उसका वेट कितना है mg, और तैरने के लिए सरफेस टेंशन दोनों सिरों से लग रहा है, सुई के 2 सिरे होते हैं ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड 2g। अब बायनेंसी फोर्स का कंसेप्ट क्यों नहीं लेंगे, देखो पानी वो सुई है, नीचे लग रहा है वेट mg, सरफेस टेंशन है ऊपर तैर रही है 2t, बायनेंसी फोर्स क्यों नहीं लेंगे क्योंकि पानी के अंदर थोड़ी है ऊपर तैर रही है, तो ये वाले नेगलेक्ट हो जाएगी चीज़। तो हमें निकालना क्या, देखो डेंसिटी निकालनी, तो इसको डेंसिटी मास को डेंसिटी में चेंज करो, डेंसिटी इंटू में क्या होता है जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है ये वाला, तो हमें देखो मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया, जी की जगह जी इज इक्वल टू में 2t, हमें डेंसिटी की निकालनी तो ये होना चाहिए 2t डिवाइडेड बाई v और g, और वॉल्यूम क्या होता है 2t ले लो या s से भी रिप्रेजेंट करते हैं भी, तो वॉल्यूम क्या लेंगे, मेटेलिक नीडल रेडियस आर दे रखा पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर इंटू में जी, तो ये आ गया भाई इसकी वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू आ गई 2t से ले लो, और आंसर में s से रिप्रेजेंट कर रखा है सरफेस टेंशन, मैंने दोनों बताए थे ना, तो पाई आर स्क्वायर जी, बस ये मैक्सिमम कंडीशन आ गई। यहाँ पाई सी वाली नहीं लेनी क्योंकि वो पानी के क्या है बाहर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें, ये 2s बाई पाई आर स्क्वायर जी, ठीक है। तो 127 का क्वेश्चन ये हो गया। अब नेक्स्ट पेपर में है भाई 2021 का ये 138 का क्वेश्चन 138, ये बड़ा चीज़ों को समझोगे ना, मुश्किल नहीं क्वेश्चन, बस फ्लोट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना भाई, सिंक फ्लोट की कंडीशन बहुत अच्छे से समझ लेना, वीडियो में एक एक चीज़ बताई भी है, उसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन बना रखे इन्होंने, ठीक है। ये देखो कंसिडर आइसबर्ग है फ्लोट इन द सी वाटर व्हेन द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज विजिबल अबव द, कुछ हिस्सा उसका बाहर दिख रहा है, अभी डेंसिटी दोनों की दे रखी है, ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, देखो डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी आइस की, और ये दे रखी है समुद्र में जल में तैरते हुए एक बर्फ का टुकड़ा भी जिसका आयतन, और ये कह रहा है कितना ऊपर दिखेगा, कितना ऊपर दिखेगा, तो वो कंडीशन निकाल लो कि वो अंदर डूबा हुआ तो कितना हिस्सा उसका डूबा हुआ है, ठीक है। तो देखो वहीं बायनेंसी फोर्स उसका वेट को इक्वल रख दो, विजिबल का अपने पास आ जाएगा, तो कंडीशन क्या होती है अपने पास mg उसका वेट लगेगा, तो डेंसिटी की फॉर्म में डेंसिटी ऑफ आइस इंटू में होता है वॉल्यूम इंटू में g, किसकी इक्वल, पानी में गया तो डेंसिटी ऑफ वाटर और उसका वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस कर दिया इंटू में जी, ये किसका वाटर का, ये किसका आइसबर्ग का, तो डेंसिटी से तो डेंसिटी कट गई, तो जो विजिबल होते ना हमें दिखती है, एक मिनट आइस इधर, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस, इसका रेशियो निकाल लो, इसका रेशियो निकाल लो, डेंसिटी ऑफ
वॉल्यूम वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस, ये है डूबा हुआ, तो इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, रो आइस डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर, ये आ गया भाई। ये इतना हिस्सा जो उसके अंदर है, अब अपने आप में टोटल 1 होता है, तो 1 में से ये वाला हिस्सा जो बाहर दिखेगा 1 में से माइनस कर दो भाई, ये बाहर दिख रहा है, हमें बाहर विजिबल है ना, उसका निकालना था, तो 1 माइनस डेंसिटी वाटर की उल्टा लिख दिया कि मैंने ना, ये रहा आइस डिवाइडेड बाय वाटर। हाँ, ये आइस ऊपर आएगा, वाटर का नीचे आएगा, ठीक है। ये हिस्सा वो जो अंदर है, और 1 में से माइनस कर देंगे, ये हिस्सा वो आ गया जो हमें बाहर विजिबल हो रहा है, तो ये निकालना था भी 138 का। अब 127 पे है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 127। हाँ, कुछ बच्चों को अगर थ्योरी में थोड़ा सा दिक्कत हो ना भाई, कि थ्योरी कम करवा रही हूँ मैं, डायरेक्ट फॉर्मूले ज़्यादा बता रही हूँ, तो बता दिया करो, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर देंगे, थोड़ी सी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 15 मिनट की वीडियो लंबी हो जाएगी बस, तो थोड़ा सा बताया करो, प्रॉब्लम है तो समझ आ रहा है तो उसके हिसाब से लेके चलेंगे फिर, ठीक है। अच्छे समझ आ रहा है तो वैसे ही चलेंगे, और थोड़ा सा और उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा बताया करो, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा तो। अगला देखो भाई, ए लार्ज वाटर टैंक जो कि दिख भी रहा है, हैज़ इनलेट पाइप है और एक आउटलेट है, एक से पानी अंदर जा रहा है, एक से बाहर आ रहा है। इनलेट पाइप का डायमीटर दे रखा है और 1 मीटर ऊंचाई पे है बॉटम ऑफ द टैंक से। द आउटलेट पाइप हैज़ द डायमीटर, इसका दे रखा है, और ये 6 मीटर बॉटम से ऊंचाई पे है। वॉल्यूम, ए वॉल्यूम ऑफ 0.3 मीटर के वाटर एंटर, इतना पानी एंटर कर रहा है अभी द टैंक एवरी मिनट की बात कर रहे हैं, एट द गेज प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेयर है। वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन द आउटलेट, यहाँ किस वेलोसिटी से वो पानी बाहर निकलेगा, सोच के देखो एक बार कैसे क्या बनेगा, खुद भी सोचो। देखो, पानी अंदर जा रहा है, पानी बाहर जा रहा है, ठीक है, और इसमें डायमीटर में ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है ना, दिखा है फर्क तो कुछ तो ऊंचाई पे, तो जहाँ पे देखो पानी बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, मतलब जहाँ पानी का लेवल लगभग सेम रहे भी, लगभग पानी का लेवल सेम सा लगे हमें, लेवल कांस्टेंट रहे, तो क्यू वाला फॉर्मूला वो जो पीछे मैं एक्सप्लेन करी थी ना, वी बाई पर सेकेंड, सेकेंड की मतलब बात करें, वॉल्यूम पर सेकंड होता है, क्यू की वैल्यू कितना अंदर जा रहा है, वो ए वेलोसिटी के इक्वल होता है। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसमें थ्री डायमेंशन होते हैं, 2 होते हैं, इसको 3 में चेंज करोगे तो वी बाई डिस्टेंस लिखोगे, और डिस्टेंस बाई वेलोसिटी टाइम होता है, तो यही बनता है, बस ये बड़ा यूज करना पड़ेगा भाई। क्यू की वैल्यू निकाल लो, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 0.3 पानी उसके अंदर बाहर जा रहा है पर मिनट में को सेकंड में कर लो, 60 सेकंड, तो ये आ गया भाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, मीटर क्यूब, क्योंकि हमने मिनट दे रखा है तो सेकंड में कर लिया। पानी का हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम पर सेकंड निकाल लिया, कितना उसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हम किस कंडीशन पे चेक करें, पानी का लेवल उतना ही रहे, उतना कब रहता है, जितना पानी अंदर जाए उतना ही पानी बाहर निकले, अंदर तो इतना जा रहा है 0.3 डिवाइडेड बाई 60, बाहर कितना आ रहा है, बाहर ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला इसकी इक्वल होता है, ये मैंने थ्योरी में अच्छे से बताया भी क्यों आया फॉर्मूला। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है अगले का, डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 2.5 है, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो पाई आर स्क्वायर इंटू में V2 में निकालने, बस ये V को सोल्व कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ भाई, कितना आया 15.92 मीटर पर सेकेंड, बस इक्वेशन मैंने बना दी ये वाली, इसमें V की वैल्यू खुद निकाल लेना, और अगर ना आया आंसर ना मैच करता हो तो ज़रूर बता दें भाई एक बार, ठीक है, ताकि अगले में हम इसको साथ ले लें। अगला देखो भाई, अब तो कुछ थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, टेंशन मत लो। 145 46 दोनों है इस पेज पे, देखो कैसे, ये बड़ा, ये 20 किलोग्राम है भाई, 20 kg। अच्छा, वो लटका रखे, जो झुंबर टाइप नहीं लटकाते भाई, वो लटका रखे हैं, एक झुंबर है और 4 इस पे ऐसे वायर 4 अटैच करके लटका रखा है, 20 kg का ये, ठीक है। 4 वर्टिकल स्टील वायर यूज कर रखे हैं, ईच वायर हैज़ एन अपलोडेड वेट, 1 मीटर इसकी लेंथ है और डायमीटर इसका 2 mm है, ठीक है। ईच बी एन इक्वल लोड, सभी भी इक्वल लोड लेंगे, चारों की सेम हाइट है, ये लोड है ना चारों पे बराबर ही है, ये बात इसने दिख भी रहा है। व्हेन द चैम्बर, जो ये है ना लटका रखा है, क्या पूछा इसने, ईच वायर अच्छा, यंग मॉडुलस का वाई की वैल्यू दे दी और जी की वैल्यू दे दी, और हमसे क्या पूछा है, लोड, अच्छा कितनी वो ईच वायर ना कितनी इंक्रीज हो जाएगी वेट लटकाने से, कितनी बढ़े, जो हमने हीट वाला किया था डेल एल की, कितनी वैल्यू में चेंज आएगा, ये पूछा है अभी, ठीक है।
भाई उसके ऊपर लोड लटका दिया, वायरों पे 4 वायर हैं उसके ऊपर लोड लटकाएगा तो उनके अंदर कितना एक्सपेंड कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू पूछी हुई। देखो कैसे करेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टॉपिक है ये, ठीक है। जो चीज़ ये दे रखी हैं वो साथ साथ लेके चलेंगे 145 का। देखो y की वैल्यू क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऊपर नीचे डेल एल बाई एल। फोर्स पता है हमें mg लगेगा, भी फोर्स क्या लगेगा नीचे डाउनवर्ड mg। एरिया पता है हमें, अगले डायमीटर दे रखा निकाल लेंगे। एल की वैल्यू लेंथ दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी, बताओ क्या रह गया, डेल एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से एफ बाई ए इंटू में एल बाई डेल एल, तो डेल एल की वैल्यू क्या आ गई, एफ एल बाई ए इंटू में वाई, ये वाली। अच्छा एफ की जगह क्या यूज़ करेंगे, एम जी, तो डेल एल की वैल्यू आ गई एम जी एल बाई एरिया क्या यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू में ये बस ये फॉर्मूला पुट कर देना। कंसेप्ट मैंने बता दिया, यंग मॉडुलस सीधी सी बात वहीं से है। बस एक चीज़ का ध्यान रख लेना भाई, 20 kg है ना, वो चारों ने उठा रखा है वेट, तो एक के हिस्से का निकालेंगे हम, 4 से डिवाइड कर देना, यहाँ बस 5 4 5 20, हाँ 5 kg वेट ले लेना। क्यों, क्योंकि 4 है वायर एक नहीं है, चारों ने इक्वली उठा रखा है, ये बात इसने बोल ली भी थी। अच्छा डायमीटर दे रखा है, पहले रेडियस करना और इसमें पुट कर देना। में दे रखा है, मीटर में बनाना, लेंथ तो 1 मीटर ही दे रखी, कोई अलग सी बात वो नहीं है। बस इसकी डेल की वैल्यू बता देती हूँ मैं, 0.08 आएगी, सोल्व कर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने पूरा पुट करके छोड़ दिया। अगला है 146, इसी पे भी क्वेश्चन, एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम वी नोट इज रिलीज फ्रॉम ए डेप्थ एच, एच है हाइट कहीं डाउन में थी, यहाँ हाइट मान लो ये एच है, यहाँ से वी नोट वॉल्यूम को रिलीज़ किया गया फ्रॉम द वाटर सरफेस इन द लार्ज वाटर टैंक, द वॉल्यूम ऑफ बबल ग्रो, अब ऊपर गया तो उसका वॉल्यूम हो गया ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर यहाँ ज़्यादा था ना, तो वो हो सकता है दबा हुआ हो, यहाँ प्रेशर कम होता है, उसका वॉल्यूम डबल हो गया उस बबल का। जस्ट रीच बिलो द सरफेस, सरफेस नीचे, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड प्रेशर अबव द सरफेस इतना दे रखा, रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रेशर। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी दे रखी जी दे रखी, तो ये हाइट पूछी हुई, यहाँ से यहाँ उतनी हाइट बताओ, वो हाइट बताओ, उसकी वैल्यू बताओ जहाँ पे वो वॉल्यूम वी था और डबल हो गया 2v नॉट, तो बस गेज प्रेशर का लग गया उसमें, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2। तो अपने पास P किसका मान लो, ये वाला ऊपर वाला लो मान लो, एटमॉस्फेयर वाला लो, ऊपर वाला लो, तो यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वॉल्यूम कितना हो गया ऊपर जाके 2v नॉट प्लस में इज इक्वल टू किसकी जगह P2 प्रेशर, नीचे प्रेशर, एक तो P2 खुद एटमॉस्फेयर का P2 किसके इक्वल होता है, और एक रो जी एच इंटू में यहाँ वॉल्यूम V2 था। क्यों, क्योंकि हाइट मतलब डेप्थ में जाते जाते ना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कितना, एटमॉस्फेयर प्लस में रो जी एच, जिसको गेज प्रेशर बोलते हैं। तो ऊपर तो बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम 2v नॉट है, नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में रो जी एच इंटू में ये कितना था, वॉल्यूम वी नॉट, इससे ये कट गया, निकालने क्या हमें हाइट, इस तक पहुँचना है भाई, तो P एटमॉस्फेयर इंटू में 2 है ना ये वाला फैक्टर, इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस में रो जी एच, ये इधर जाएगा तो P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू रो जी एच, हमें H तक पहुंचना है, तो P एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाई रो जी, बस वैल्यू पुट कर दो, क्या बच गया, P एटमॉस्फेयर कितना होता है 1000, रो की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻³ और ये G की वैल्यू 10, तो ये 4 जीरो है और ऊपर 3 है। ओहो, इसमें तो पास वो दे रखा है भाई, प्रेशर जो है, एक मिनट देखो ये रहा सर, डेंसिटी ये रही 10⁵ है, 3 जीरो नहीं 5 है, तो नीचे 4 जीरो और ऊपर 5 जीरो, कितनी बच गई 10 ना, 10 मीटर, तो हाइट आ गई 10 मीटर। बताओ क्या था इसमें, ठीक है। बस कंसेप्ट था भाई, वो नीचे डेप्थ में था तो उसका प्रेशर गेज प्रेशर और ऐड हो गया, मतलब प्रेशर ज़्यादा था, ऊपर प्रेशर कम था, वॉल्यूम दोनों के दे रखे थे, तो इसका आंसर आ गया 10 मीटर, तो 146। इसी पेपर में एक और क्वेश्चन है भाई 124 पे भी दे रखा है, अच्छा ये भी है एक और क्वेश्चन ही रहा, एक ही पेज पे तीनों इसमें डाल दिए भाई, एक ही पेज पे तीनों के वही डाल रखे हैं। ये मैंने कराया ना टॉपिक कैपिलरी ट्यूब की, जो लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, वर्टिकली विद लोअर एंड के साथ, उसमें रखा एंगल थीटा मेड बाय द वाटर सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी पूछा है, वॉल के साथ, सरफेस टेंशन दे रखी है और एंगल ऑफ कांटेक्ट स्टार्टिंग में 0 दे रखा है। देखो कैसे समझो चीज़ों को, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 दे रखा है। पहले तो फॉर्मूला बताओ मुझे क्या था, मैंने क्या बताया, हाइट का, कैपिलरी ट्यूब में हाइट, कितने हाइट पे वाटर निकलता है चढ़ता है, 2g cos ऑफ थीटा, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाई रो आर जी। तो स्टार्टिंग में हाइट चेक करो, कितनी हाइट तक
पानी जाएगा। तो एच की वैल्यू निकालेंगे, 2 की जगह 2, सरफेस टेंशन कितना दे रखा है 0.075 है, और कोस 0.1 होता है, और रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेंसिटी, एक सेकेंड जी, थीटा हाइट दे रखी है क्या इसने, लेंथ दे रखी है, अच्छा हाँ ये दे रखी है लेंथ हाइट। इसमें निकालना है एंगल, ओके हाइट निकालेंगे स्टार्टिंग में। देखो मैं प्रोसेस बताती हूँ, पहले तो निकालेंगे हाइट हम, भी हाइट की वैल्यू क्या आएगी, रो आर जी तीनों चीज़ दे रखी है, टी दे रखी है, थीटा दे रखा है, एच की है, एच की मैं बता देती हूँ, एच आएगा इसमें 1.5 सेंट, इतनी हाइट तक पानी जा सकता है। इसने हाइट दी 0.75, इसका मतलब ट्यूब क्या रहेगी, छोटी रहेगी, भाई पानी भरी जाएगा और ऊपर तक हाइट तक जाता। तो अब इसकी वजह से इसकी वैल्यू पूछी, थीटा की वैल्यू, तो हाइट अब की बार क्या रखेंगे, जो ओरिजिनल है 0.75 है, इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू हमने अभी भी निकाली, ये वाली 1.5 है, कोस थीटा ऊपर है और नीचे 1.5 ऊपर बनेगी ना, हाँ 1.5, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी भी 0.75 जो पहले वाले की थी, डिवाइड में 1.5, ये काटोगे ना तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, काट के 15 × 75, 5 है, कितने 1/2, 150 बनेगा, 2 जीरो हैं, 1 जीरो ऊपर आएगी तो 2, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, ये वाली, ठीक है 60 आएगी। समझो एक बार कैसे, पहले हाइट निकालेंगे, कितने हाइट तक वाटर का लेवल जाएगा, सब कुछ दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, हाइट आई ये वाली, ठीक है। तो ट्यूब की लेंथ इतनी है, हाइट तक इतनी तक पानी जाना चाहिए था। दूसरे में पूछा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, भी हाइट की जगह ये रखेंगे, ये वाली रखेंगे ओरिजिनल जो अपनी ट्यूब की आई, डिवाइड इनटू में इस पूरे की अभी भी ऊपर कैलकुलेशन करिए 1.5 आंसर आया था, इनटू में कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे 60 आ जाएगा भाई। इसका एक डायरेक्ट भी होता है फॉर्मूला, एक्चुअल राइज, ऐसे थीटा की वैल्यू निकालें ना तो इसमें होता है ऊपर तो एक्चुअल राइज कितना किया, जैसे कि अपनी ट्यूब की लेंथ आई, डिवाइडेड बाई नॉर्मल कितने उसने जा सकता है पानी का लेवल, नॉर्मल राइज कितना हो सकता है, इसका रेशियो होता है। तो ये रहा, एक्चुअल में इतना है, नॉर्मल इतना जा सकता है, भाई पानी तो इतना ही जा सकता है, वो तो ट्यूब की लेंथ इतनी, दोनों का रेशियो से हम कोस थीटा तक पहुँच सकते हैं। तो 144 का 124 और 28 इसी पेपर में दे रखे भी 124 और 28, ये ठीक है। एक सुपर टैंक शिप है भाई, फिल विद ऑयल से फिल कर रखी है, हैज़ ए टोटल मास दे रखा है उसका, डायमेंशंस ऑफ द शिप सेम दोज ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स की तरह, जैसे इसकी लेंथ होगी, ये वाइड हाइट सब कुछ दे रखा है। डिटरमाइन हाउ द बॉटम ऑफ द शिप इज बिलो सी लेवल, कितना वो पानी के अंदर है शिप, ये पूछिए डेंसिटी वाटर की दे रखी है, तो वहीं लगाएंगे भी कितना अंदर है, वो हाइट निकालनी भी अंदर है उतना। देखो पानी है वो थोड़ी सी मान लो अंदर है, तो यहाँ पे जो बायनेंसी फोर्स होता है, तो जितना इसने डिस्प्लेस किया वाटर, डिस्प्लेस किया भी, लेंथ इतनी, चौड़ाई तो उतनी, लेंथ और चौड़ाई तो उतनी रहेगी, बस हाइट में ही फर्क आ गया भाई, कुछ बाहर है तो हाइट बोट वाली नहीं लेंगे पूरी, क्योंकि ये तो पूरी हाइट तो दे रखी है ना, वो तो बोट की पूरे की है, तो इसका कुछ हिस्सा बाहर है कुछ अंदर है, तो ये हम एच मान लेंगे, बस इक्वल रख दो, वेट ऑफ शिप इज इक्वल टू बायनेंसी फोर्स। कैसे रखेंगे, वेट दोनों का मास इक्वल होगा, देखो दोनों के मास, जितना मास डिस्प्लेस किया तो वो रख दो बराबर, तो मास शिप का दे रखा कितना 10.2 × 10⁸, ये तो है शिप का मास। अंदर बायनेंसी का मास और निकालो, तो मास वाले का फॉर्मूला लगा दो, रो इंटू वी, मास का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू वी, जी मैंने दोनों तरफ काटी दी, ठीक है, ये दोनों ही हो गए, वेट हम जी से जी कट गया तो मास बच गया, बस इक्वल रख दो। हमें पहुंचना है किस तक, हाइट तक, जो यहाँ मिलेगी, तो देखो 10.2 × में 10⁸ इज इक्वल टू रो, डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ये वाली, इंटू में वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, हाइट कौन सी जो ऊपर वाली है जितनी आई है, ये तो दोनों दे रखे हैं सेम ही रहेगी। अब लेंथ तो भाई जितनी बोट की यहाँ है वो उतनी है जो एक्चुअल में लेंथ है, चौड़ाई भी उतनी है पानी के अंदर पूरी चौड़ाई, बस हाइट कम है तो हाइट मत रखना, तो ये हो जाएगा 10.2 × में 10⁸, ये इसके नीचे डिवाइड में लिया हो 1020 गुणा में लेंथ कितनी दे रखी है 250, ब्रेथ दे रखी है 80, हाइट मत रखो, हाइट अच्छी ले लो, बस इसको सोल्व कर लो, हाइट आ जाएगी
50 मीटर आंसर, ठीक है। 128 है इसी में। कैलकुलेशन तो थोड़ी थोड़ी छोड़ रही है, अपने आप कर लेना। ये देखो बहुत छोटा सा दे रखा है और इसकी स्टेटमेंट को देख के लग रहा है बड़ा क्वेश्चन है, बट है छोटा। इसके बाद 2 ही क्वेश्चन और रहेंगे भी। देखो ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल विशल हैविंग लीनियर कोफिशिएंट दे रखा है भी। लीनियर मतलब जो लेंथ वाइज होता है अल्फा, इज फिल विद ए लिक्विड अप टू सर्टेन लेवल, ऑन हीटिंग इट इज ऑब्जर्व दैट लेवल ऑफ लिक्विड ऑन द सिलेंडर रिमेन्स सेम, द वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। लिक्विड की बात करें, सीधी सी बात है, लेंथ तो है नहीं, वॉल्यूम है। ये बात करें वॉल्यूम वाले की, इसने दे रखा है अल्फा, तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है गामा, और गामा और इसका रिलेशन क्या होता है कि अल्फा इज इक्वल टू होता है गामा बाई 3, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा। तो गामा की वैल्यू पूछिए, ये हो जाएगा 3 अल्फा, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन हो रहा है कि भाई पिछला ही पेपर ही है 2024-25 वाला। क्वेश्चन नंबर रहेगा 145, इसमें 145। देखो आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक, टैंक कैसे, इसकी हाइट दे रखी है 96, ठीक है। रेंज ऑफ द वाटर स्टीम कमिंग आउट होल की डेप्थ दे रखी है वाली h/4, तो ऊपर कितनी बच गई 4, 3h/4, ठीक है। तो यहाँ से पानी आ रहा है, तो हमें इसकी क्या निकालनी भी, रेंज निकालनी। तो रेंज का क्या फॉर्मूला बताया था, रेंज का फॉर्मूला बताया था 2h/h, दोनों हाइट ये वाली लेनी, ये वाली और ये वाली। तो 2h कितना है h/4 और ये वाली कितनी 3h/4, तो 2 4 4 हैं तो 4 बाहर आ गया और h बाहर आ गया, √3 अंदर ही रह गया। तो 2/4 इंटू में h की वैल्यू 96 दे रखी है और √3, तो इससे काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 8 4 √3, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला एक और रह गया भाई 100, कमर में दर्द हो गया 105। खड़े होके पढ़ाना आसान ज़्यादा होता है, बैठे बैठे पढ़ाने से कोई ना, खड़े होके भी करवाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। अपने डाउट्स वगैरह रखा करो भाई, जितने भाई कैसे क्या तुम्हें लग रहा है भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे एक्सप्लेन करनी चाहिए, ये क्वेश्चन से जैसे आंसर दे रही हूँ कुछ के, चलो वो तो देने ही है भाई, कैलकुलेशन वो तो सब कुछ करवा के सिर्फ कैलकुलेशन छोड़ती हूँ मैं तुम्हारे लिए, तो वो तो तुम्हें ही करनी है। थ्योरी पार्ट और टॉपिक्स से कुछ अदर डाउट्स थोड़ा सा डाला करो ताकि मुझे थोड़ा आइडिया होता रहे, ठीक है। और जुड़े रहा करो, लाइक और कमेंट कंपलसरी है, मैंने बता रखा है ये तो, ठीक है। देखो भाई मेहनत का इतना तो बोल ही सकते हूँ, इतनी मेहनत जो कर रही हूँ तो देखो ए ड्रॉप ऑफ ऑयल जिसकी डेंसिटी दे रखी है रो ऑफ इज फ्लोटिंग हाफ फ्लोट करिए सबमर्ज इन अनदर लिक्विड, जैसे पानी में लगा लो जिसका डेंसिटी सिग्मा दे रखा है। इफ द सरफेस टेंशन लिक्विड के लिए टी है तो रेडियस बताने ड्रॉप की, सोच के देखो कैसा क्वेश्चन है। अंदर तो है पानी, तो उसके अंदर ऑयल जा रहा है, ठीक है। तो इसका तो एक ही वेट नीचे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, और ऊपर की तरफ बायोंसी फोर्स भी लग रहा है, और इसने सरफेस टेंशन का जिक्र कर दिया वो भी ऊपर लग रहा है। तो 2 ऊपर लग रहे हैं, एक नीचे लग रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो, बस आ गया आंसर। वेट बताओ, वेट का फॉर्मूला होता है mg, m किसके बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या रखोगे डेंसिटी रो, वॉल्यूम किसकी बात करें अभी स्फेरिकल के, क्या तो 4/3 πr³ जी रख दो, ये तो हो गया डाउनवर्ड। इक्वल टू बायंसी फोर्स कितना होता है, जितना उसने सबमर्ज किया तो हाफ किया, तो हम 4/3 नहीं लेंगे, वॉल्यूम हाफ कर देंगे 2/3। मैंने बताया ना, इस पे ध्यान रख लेना, जितना उसके अंदर है बायंसी फोर्स सिर्फ उतना लगता है, जबकि वेट पूरा लगता है, क्योंकि वेट तो पूरा ही है नीचे, ऐसे थोड़ी आधा वेट लग रहा है, आधी डूब रही है तो वेट तो डाउनवर्ड पूरा ही लग रहा है, बट जितना वाटर ने पानी को डिस्प्लेस किया वो बायंसी फोर्स उतना लगता है। तो 2/3 πr², और डेंसिटी इसकी सिग्मा है, जी है, प्लस में सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, या लेंथ है तो इसमें वो लेंगे सरकमफ्रेंस 2πrt। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई, सरफेस टेंशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ ले लेते हैं, बट इसके केस में फोर्स डिवाइडेड बाई 2πr लेंगे ऐसे, तो ये हो गया ना। अब बस इनको एक साइड कर लो ताकि कुछ कॉमन आ रहा है, 4/3 कॉमन आ रहा है, πr² कॉमन आ रहा है, डेंसिटी कॉमन आ रही है, ठीक है। अंदर बच गया, इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ बच गया रो, यहाँ बच गया सिग्मा, इधर क्या बच गया 2πrt। निकालना क्या है, r निकालना भाई, इस तक पहुँचना हमें r तक, तो r की बस आ गई वैल्यू, क्या आ गई देखो किस फॉर्म में दे रखी मैं एक बार देख लेती हूँ। तो सरफेस टेंशन, अच्छा टी की निकाल लो एक बार है ताकि कुछ कट जाए। देखो आर से आर कट रहा है, एक आर से एक आर कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, तो सरफेस टेंशन की क्या वैल्यू आ गई 4/3 r g इंटू में रो माइनस
सिग्मा। हमें तो आर तक पहुंचना था, तो आर की वैल्यू निकाल लो 3t डिवाइडेड बाई 3t डिवाइडेड बाई, ये भी तो कट गया 2, तो यहाँ तो 2 ही था बस, 2 तो ये तो इधर ही जाएगा। 3t डिवाइडेड बाई ये 2 बच गया, 2rg इंटू में रो माइनस सिग्मा। ठीक है, आर की वैल्यू होगी ये आई आर स्क्वायर आर क्यूब। अच्छा आर स्क्वायर आर क्यूब क्यों लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में तो क्यूब ही होता है, ये क्यूब लेंगे भाई क्योंकि वॉल्यूम है, ये बस हाफ ही तो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब है, तो 2 से डिवाइड करके 2 ही का फैक्टर कम हुआ है, तो ये क्यूब है और इधर आर है, तो ये बचेगा फिर स्क्वायर बचेगा, तो ये बचेगा स्क्वायर। तो हमें आर निकालना है, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओ, 3t/2rg इंटू में रो माइनस सिग्मा। आर कहाँ से लिया तुम्हें, अरे लंबी हो गई ना वीडियो, दिमाग कम चलना स्टार्ट हो जाता है अपने आप, कर लेना कोई ना। यार तो गायब ही हो गया, यार ही तो निकाल नहीं, इधर आर कहाँ से आएगा। देखो इसका फॉर्मूला आंसर है ये वाला भी, 3t डिवाइडेड बाई जी इंटू में 2 रो माइनस सिग्मा, 3t/2g 2g। अच्छा ये 2 का फैक्टर हमने बाहर ले लिया, इसमें अंदर है, चलो ये भी चेक करेंगे। ओहो देखो 4/3 2/3 कॉमन क्या आएगा, छोटे वाला कॉमन आएगा 2/3, तो इधर 2 लोगे तो इसके साथ 2 फैक्टर आएगा, तो 2 आ गया ना। इस तरह ये थोड़ा खुद देख लेना, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है, बाकी सही है सारा। अब यहाँ कॉमन ही गलत ले दिया ना, तो बहुत लंबी हो गई वीडियो, कोई ना बच्चे वे कल फिर कर लेंगे इंपॉर्टेंट, और कमेंट करके बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अलग से इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो रखूँ या कर लोगे खुद प्रैक्टिस, बता देना थोड़ा सा कैसा क्या समझ में आया। तो हाथ नहीं दुख रहे तुम्हारे, मतलब हाथ क्या दुखेंगे, 2 कमेंट कर दो तो क्या हो जाए। कुछ बच्चे तो देखो रेगुलर जुड़े हैं बेचारे, कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा फील होता है, उनकी वजह से मैं पढ़ाती हूँ, जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, तो 2 कमेंट कर दिया करो, 2 में क्या हो जाएगा, एक में कैसी क्लास थी वो बता दिया करो, एक में एक अपना सुझाव डाल दिया करो भी नेक्स्ट क्लास क्या रखें, नेक्स्ट टॉपिक क्या रखें, कैसे क्या हम लेके चलें इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक अकेले अकेले शॉर्ट वाले, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस किस तरह से क्या। तो आज के लिए काफ़ी, बाय बाय बाय, कर लो तैयारी भाई।